सबसे पहले तो आप कहता होगा सभी कोई देखो वो आएगा दूसरा कोई मेरी संतोष वो जी देखो सबको म्यूट करिए। संतोष जी आवाज आ रही है। कैच लेगा तब उल्लड़ मचो का तो कैच ले वो कह रही छक्का म्यूट करिए सर सबको। ओके जयदेव सर, आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो जयदेव सर। मैम जी हाँ जी मैम सर, जयदेव सर क्या कुछ प्रॉब्लम है मैम? आप हेलो हाँ संतोष जी स्टार्ट करें फिर हम। जी मैम आप ही सर कनेक्ट नहीं हो पा रहे। महामाया राजकीय महाविद्यालय धनुपुर हडिया प्रयागराज द्वारा आयोजित वेबिनार सीरीज के अंतर्गत आज यहाँ हो नहीं पा रहा, मैडम ने शुरू कर दिया। हेलो जी मैम आवाज आ रही है आपकी? हो गए सर, ठीक है सर। जयदेव सर बोले आप? जयदेव आ गए? जी आ गए हैं। चलिए ठीक है बोलो। मैम आप शुरू करें, सर का नेटवर्क बहुत वीक है मैम, दिक्कत आ रही है सर को बोलने में। आप ही चालू करें। चलिए सबसे पहले सभी को नमस्कार। महामाया राजकीय महाविद्यालय धनुपुर हडिया प्रयागराज द्वारा आयोजित वेबिनार सीरीज के अंतर्गत आज होस्ट इम्यूनिटी एंड कोविड-19 विषय पर प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर GS तोमर सर का व्याख्यान होना है। सर, वेबिनार सीरीज के आज के सत्र में महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सर अपने असीमित ज्ञान के लिए भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विश्व में भी ख्याति प्राप्त हैं। पूर्व में सर
राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय हडिया के प्राचार्य रह चुके हैं और वर्तमान में विश्व आयुर्वेद मिशन के अध्यक्ष हैं। सर की 5 महत्वपूर्ण किताबें तथा 150 से भी अधिक रिसर्च पेपर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। हमारे आग्रह पर अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में से समय निकालकर आज सर हमारे बीच उपस्थित हैं। वेबिनार के इस सत्र में मैं पुनः सर का हार्दिक स्वागत करती हूं और इस सत्र में उपस्थित सभी विद्वान प्रतिभागियों का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। कोविड-19 महामारी के विषय में हम सभी ने सोशल मीडिया, टेलीविजन और समाचार पत्रों से अनेक जानकारियां हासिल की हैं, परंतु विशेषज्ञ के रूप में सर के व्याख्यान के द्वारा निश्चित रूप से हम सभी लाभान्वित होंगे। इसी के साथ मैं डॉक्टर संतोष सिंह से आग्रह करती हूँ कि वे डॉक्टर तोमर सर को व्याख्यान हेतु आमंत्रित करें। डॉक्टर संतोष सिंह जी मैम आमंत्रित कीजिए सर। मेरी आवाज आ रही? हाँ सर। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही? जी सर, आ रही है। मैं बोल रहा हूँ थोड़ा। हेलो जी बोले सर। मैं महाविद्यालय परिवार डॉक्टर जीएस तोमर सर का प्रणाम करता हूँ और हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सर का की जो उपलब्धियां हैं उसमें से यदि हम लोग बहुत उपलब्धियों की भी चर्चा करें तो एक सेशन उसी के लिए हमें चाहिए। संक्षिप्त में मैं सर आयुर्वेद के क्षेत्र में सर देश में ही नहीं जाने जाते हैं। सर ने 1978 में ग्वालियर से BA-MS गोल्ड मेडल के साथ कंप्लीट किया। 1982 में आपने काय चिकित्सा में MD और 1986 में PhD किया। आपने पद्मश्री प्रोफेसर RS सिंह जी के सुपरविजन में अपना PhD कंप्लीट किया BHU से। आपके निर्देशन में 19 PhD डिग्री अवार्ड हो चुकी है। 150 से ज्यादा रिसर्च पेपर आपके नेशनल इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं। आयुर्वेद पर आपकी 5 से अधिक महत्वपूर्ण पुस्तकें आ चुकी हैं। अभी हाल ही में आयोजित न्यूयॉर्क USA में होलिस्टिक मेडिसिन पर आयोजित कॉन्फ्रेंस में आपने एक सत्र में चेयर भी किया था और अमेरिकन इंटेलेक्चुअल एसोसिएशन न्यूयॉर्क ने आपको 20th सेंचुरी स्कॉलर अवार्ड से सम्मानित किया था। सर मैं तो कहता हूँ कि 20th सेंचुरी ही नहीं 21st सेंचुरी में भी आपके बराबरी का कोई दिख नहीं रहा है। और आपने 35 से अधिक नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराए हैं। 30 से अधिक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के साइंटिफिक सेशन के आप प्रेसिडेंट रहे हैं। 4th, 5वें और 6वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के आप प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आप गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज हडिया के प्राचार्य रह चुके हैं। विश्व आयुर्वेद मिशन के अध्यक्ष हैं आप। CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर की फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद के आप डीन रह चुके हैं और डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस BHU में भी प्रोफेसर के रूप में आपने अपनी सेवाएं दी हैं। इतना लंबा आपका बायोडेटा है कि हम लोगों ने लिंक के साथ ही शेयर किया कि सब लोग विस्तृत पढ़ लें, क्योंकि इस पर बता पाना पूरा बहुत मुश्किल होगा। मैं सर का महाविद्यालय परिवार की ओर से और सभी प्रतिभागियों की ओर से एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो आज का विषय है होस्ट इम्यूनिटी एंड कोविड-19, वो आज के समय का बहुत जरूरी विषय है। अब जबकि ये कहा जाने लगा है कि कोरोना का संकट बहुत जल्दी जाने वाला नहीं है और हम हाथ पे हाथ ताला लगा के बैठ भी नहीं सकते, तो ऐसे में हमें काम पे निकलना ही होगा। हमारे आसपास संक्रमण होगा और उसमें हम अपने आप को भीतर से मजबूत करके ही सरवाइव कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। कोरोना से भाग नहीं सकते, कोरोना से लड़ सकते हैं।
तो हम किस तरह से अपने आप अपनी इम्यून पावर को डेवलप करें, कैसे मजबूत करें कि हम अगर संक्रमित भी हो जाए दुर्भाग्य से तो हमारी बॉडी की जो इम्यून पावर है उससे लड़ ले और हम कहीं से हमारे क्षति न हो, स्वास्थ्य का नुकसान न हो। इस विषय पे बहुत विस्तृत सर हम लोगों को संबोधित करेंगे और सर अपने बहुत खूबसूरत और ओजस्वी व्याख्यान के लिए जाने जाते हैं। कई बार हम सब ने सुना है, शायद ही कोई हो आज की प्रतिभागियों में जो सर को सुना ना हो, सबको कुछ न कुछ यहाँ से ले जाने को जरूर मिलेगा। मैं फिर से सर को सादर प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिवादन करता हूँ और सर को आमंत्रित करता हूँ अपने ओजस्वी वक्तव्य के लिए। आदरणीय प्रोफेसर जी.एस. तोमर सर। ओम श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदादि मध्यमाम् अश्वदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपराम्। मैं बहुत ही मुझे प्रसन्नता हो रही है महाविद्यालय की विदुषी प्रधानाचार्य डॉक्टर सुनंदा चतुर्वेदी जी, संतोष जी और अभी हमारे जो संचालन कर रहे हैं, मैं नाम सिर्फ कर रहा हूं, तो और साथ में महाविद्यालय के विभिन्न पदों पे कार्य करने वाले सभी प्राध्यापक बंधुओं एवं इस वेबिनार में जुड़े हुए विभिन्न महाविद्यालयों के शिक्षक वृंद, मैं सबको सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं, आप लोगों की वंदना करता हूं कि आप लोगों ने समय निकाल करके इस आवश्यक विषय के ऊपर चर्चा रखने का जो वो निर्णय लिया, वो निश्चित रूप से महाविद्यालय के लिए बहुत ही प्रशंसनीय कदम है। मैं इस संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो कि हमारे अभी साथ में अभी हमारे संतोष जी ने भी कहा, अभी हमारे संचालक ने भी आपके सामने बात रखी कि कल जो है स्वामीनाथन जी जो सीनियर साइंटिस्ट हैं WHO में इंडिया की तरफ से, उन्होंने भी इसका जिक्र किया कि मिनिमम 5 इयर्स लगेंगे इससे मुक्त होने में। दूसरी बात, इसमें कोई दो राय नहीं, कोरोना ये कोविड-19 इस सदी की बहुत ही भयावह त्रासदी है और इस त्रासदी से हमको उबरना है। हम लोग आशावादी हैं, निराशा हम लोगों को छू के नहीं निकली। ये भारतीय संस्कृति के हम लोग धनी हैं, हमको लड़ना है और डरना नहीं है। और इस प्रयास में जो इन्होंने प्रारंभ किया, तो आज आपके सामने में कुछ ऐसी चीजें रखने जा रहा हूं कि आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति ने जो हमको दिया है उसके आधार पर हम अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। साथ ही साथ अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो अवधारणा है कि संपूर्ण विश्व को हम कुटुंब मानते हैं, तो न केवल अपने देश को, संपूर्ण विश्व की पीड़ित मानवता को एक हम दिशा दे पाएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जिस प्रकार अपने प्रयास से भारतीय आर्ष विद्या योग को प्रतिष्ठापित किया, तमाम देश अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, उसी प्रकार से आयुर्वेद भी आज संपूर्ण भूमंडल के क्षितिज पर प्रतिष्ठापित होने जा रहा है। और मैं इसको विश्वास रखता हूं प्रधानमंत्री जी की इस बात के बारे में मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस त्रासदी में भी मुझे अवसर खोजना है, अपॉर्चुनिटी खोजना है, तलाश करना है इस त्रासदी के अंदर भी। तो मैं सोच रहा हूं शायद इस त्रासदी का जो अभ्युदय हुआ है, ये अभ्युदय भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने के लिए एक कदम माना जा सकता है। आज आयुर्वेद की क्षमता हमारे महर्षियों ने जो प्रतिष्ठापित की है, आज संपूर्ण विश्व उसको स्वीकार करने की तैयारी में है और मैं उसी के संबंध में आपको चर्चा करने जा रहा हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस महामारी का अभी तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं हो पाया, प्रयास हो रहे हैं, बंदरों पर सक्सेसफुल कार्य हुआ है, भगवान करे ये प्रयास सफल भी हो जाए। लेकिन आज तक की स्थिति में कोई भी देश इसकी कोई सक्सेसफुल वैक्सीन तैयार नहीं कर पाया है। जहां तक चिकित्सा का प्रश्न है, आज तक ये अनुत्तरित है। There is no cure of this disease is concerned in any system of medicine till now. We are trying. रिसर्चेज चल रहे हैं, प्लाज्मा थेरापी की हम बात करते हैं, एंटी मलेरियल की बात करते हैं, एंटी रेट्रोवियल थेरापी की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। ये सब करने के बावजूद भी
कोई सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री महोदय को जब यह अवगत कराया गया कि आयुर्वेद केवल जो है इन रोग से बचने का उपाय ही नहीं है, इस त्रासदी में जिन औषधियों के संदर्भ में महर्षियों ने पूरी शोध के बाद में एस्टेब्लिश किया, क्या उन औषधियों को हम ट्रायल नहीं कर सकते? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय को कि उन्होंने इसको स्वीकार करके आयुर्वेद की औषधियों पर क्लिनिकल ट्रायल और रिसर्च प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की, जो कि हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इसको लॉन्च किया और ये प्रारंभ हो चुका है। तो हम आपको बताना ये चाहते हैं कि जैसा कि आप सभी लोग परिचित हैं कि आयुर्वेद की प्राचीनता के संदर्भ में it is as ancient as a history of mankind. As you know, Vedas are supposed to be most ancient literature, most ancient subject of knowledge in the Indian, not only Indian, at global level. तो ऐसी स्थिति में आयुर्वेद इज सपोज टू बी उपवेद ऑफ अथर्ववेद, तो इसकी प्राचीनता स्वयं स्वीकार्य है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि इट इज नॉट मियरली अ सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट। आयुर्वेद इज सपोज टू बी आइडियल वे ऑफ लाइफ। ये एक चिकित्सा विधा नहीं है, मात्र चिकित्सा विधा नहीं है, ये संपूर्ण जीवन दर्शन है। किस प्रकार से हमको रहना है, सोसाइटी से कैसे इंटरेक्ट करना है, प्रकृति के साथ हमें कैसे स्थापित करना है अपना सामंजस्य, everything is written in this very system in such a manner that cannot be replaced by any other existing system of treatment in the world. Dear friends, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जिस समय रोगों का वर्णन हमारे महर्षियों ने किया, तो उन्होंने रोगों का वर्णन करते समय साफ शब्दों में इस बात का उल्लेख भी किया कि जिन रोगों का वर्णन मैं कर रहा हूं आवश्यक नहीं है कि यही रोग केवल आपके एग्जिस्ट करते हैं। उन्होंने लिखा एवं अविष्कृतानाम व्याधीनाम व्याख्यास्यामः। नाउ आई एम एक्सपाउंडिंग ओनली दोज डिसऑर्डर्स व्हिच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। जिन रोगों को इसमें उल्लेख नहीं है, इसका तात्पर्य ये कथन भी नहीं है कि उन रोगों की हम चिकित्सा नहीं कर सकते, उनका हम निदान नहीं कर सकते। इसके लिए उन्होंने उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि विकारा नामा कुशलो नहीं जिर्रियात कदाचना नहीं सर्व विकारेषु नाम तो अस्त ध्रुवा स्थिति। Don't hesitate if you are not getting the description of a particular disease in the classics. You will have to give new name to the particular ailment according to the involvement of the do's and don'ts. And you can treat such type of the disorders with the involvement of the do's and don'ts concerned. Such type of the instruction is given in the Charak Samhita that shows this science is up to date. शाश्वत है, एटर्नल है। इसमें जो बता दिया है उसके आधार पर सूत्र रूप में आप संपूर्ण चिकित्सा विधा को आप एक आईने की तरह देख सकते हैं। साथियों, जहां तक एनालिसिस का प्रश्न है, हमने आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से इसको कफ प्रधान त्रिदोषज व्याधि माना है। जैसा कि आप जानते हैं, आप सभी लोग परिचित हैं कि आयुर्वेद में वात पित्त कफ त्रिदोषज सिद्धांत होता है और ऐसा कोई रोग नहीं है। नास्ति रोगा बिना दोषई यस्मात् तस्मात् विचक्षणई अनुक्तमपि दोषाणाम लिंगेर व्याधमुपाचरेत्। There is not a single disease which can be arised without the involvement of the Vata, Pitta and Kapha. Tri-humoral theory. These humors are responsible for different type of the disorders. Either diminution of a particular humor or increase of a particular humor or default in a particular humor will lead to the development of the disease. It has been already written in Ayurvedic classics. According to this classification, I have given a new nomenclature to this disease, kapha pradhan tridosha vyadhi. Why? Because you know the main symptoms are cough, sore throat, breathlessness, dyspnea, and due to the infection, the patient is having fever. So many symptoms are there. Even the gastrointestinal symptoms are also there. Vomiting, so many symptoms are there. Ultimately, patient को ventilator पे ले जाते हैं जब उनके मल्टी ऑर्गन फेलियर होना शुरू हो जाता है।
तो इस दृष्टिकोण से हमने एक नया नाम दिया। दूसरी बात, आयुर्वेद में इस प्रकार के रोग की चिकित्सा के लिए जो चीजें बताई गई हैं वो बहुत ही सामयिक और उन्हीं के संदर्भ में हम अभी चर्चा करेंगे और उन पे ही हमारा शोध प्रारंभ हो गया है और मुझे विश्वास है कि शोध के परिणाम आपके सामने बहुत अच्छे दिखाई पड़ेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि व्हाई द वर्ल्ड कम्युनिटी इज लुकिंग टुवर्ड्स द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन प्रेजेंट पर्सपेक्टिव, बिकॉज ऑफ इट्स होलिस्टिक अप्रोच। While we are talking about the Western system of medicine, it is particularly pointing towards the involvement of a particular disease. हम लोग डिसीज के बारे में चर्चा नहीं करते, हम संपूर्णता के बारे में बात करते हैं। That's why we are not classifying a disease concern. We are restoring normalcy in the individual. और इंडिविजुअल क्या है हमारे दृष्टिकोण से? शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगो धार्य जीवितम। शरीर द बॉडी, इंद्रिय सेंस ऑर्गन्स, सत्व में साइकी और मेंटल लेवल, एंड आत्मा सोल। तो हम जो चिकित्सा करते हैं वो चिकित्सा चारों स्तर की चिकित्सा करते हैं, इसलिए हमारी चिकित्सा को होलिस्टिक अप्रोच मानी जाती है। इसी होलिस्टिक अप्रोच के चलते आयुर्वेद आज विश्व की आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो है इस चिकित्सा आदर्श चिकित्सा क्यों है? As you all are aware, if you are having fever, you are taking some antibiotics. After taking some antibiotics, you are having loose motions. Either you are having constipation, you are having acidity. So many side effects are there. If you consume a particular drug to pacify a particular disease, there will be further precipitation of the another disease. This is the limitation of the Western system of medicine. No doubt, these medicines are potent enough to control the acute symptoms, but they are full of side effects. What is the definition of the ideal therapy? आदर्श चिकित्सा क्या है? आयुर्वेद में कहा गया है कि प्रयोग समय व्याधिम यो अन्य व्याधि उदीरयेत नासौ विशुद्ध शुद्धस्तु समयेद्यो न कूपयेत। जो औषधि शरीर में जाने के बाद एक रोग का तो शमन करती ही हो, दूसरा कोई रोग उत्पन्न न करती हो, वही आपकी चिकित्सा आदर्श चिकित्सा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आयुर्वेद को आदर्श चिकित्सा माना गया है। अब आप देखेंगे हमारे प्रयास क्या हुए हैं। आज की स्थिति में हमारे देश ने क्या प्रयास किया है, आप जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने समय रहते लॉकडाउन का जो निर्णय लिया, आज उसी के कारण आज अन्य देशों की तुलना में हम काफी सही हैं। हमारे रोगियों की संख्या उतना नहीं है, यद्यपि आज के परिवेश में 3000-4000 रोगी पर डे बढ़ रहे हैं। हमारी संख्या भी 82 के करीब पहुंच गई है, 2000 मोर्टेलिटी भी हो रही है। उसका कारण आप सभी लोग जानते हैं, या कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से हम विचार करने के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं। कुछ कारणों के कारण हमारा देश जिस स्थिति में जाने की पोजीशन में होता, आज उस स्थिति में हम लोग नहीं पहुंच पाए। एनीवे, फिर भी हम काफी सही है, सफल हैं, और इसी सफलता के कारण सारा विश्व आज हमारे प्रयासों की सराहना कर रहा है और हमें करना भी है। जैसा कि हमारे आयोजक महोदय ने अभी आपके सामने कहा और हमारे संतोष जी ने भी कहा, मैडम ने कहा कि वी विल हैव टू डेवलप ए हैबिट टू लिव विद कोविड-19, नॉट फॉर ए डे, इवन आफ्टर लॉकडाउन you will have to face this disease as a challenge, just like AIDS, swine flu, chikungunya, flu, everything is there. It is not a new thing for us. तो हमको अपने आप को ऐसी परिस्थितियां बनाना है अपने शरीर के अंदर कि इनके साथ हम कैसे रह सकें, अपनी सुरक्षा हम कैसे कर सकें, ये हमको आप इसके बारे में चर्चा करना है। जहां तक सवाल है, एक इंट्रोडक्टरी में आपको थोड़ा बताऊंगा कि 4 औषधियां इस प्रकार की हैं जिनके बारे में अभी हमारा शोध कार्य क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुआ है। आप सुनते भी हैं टीवी में और आपके फेसबुक और मीडिया के माध्यम से भी, सोशल मीडिया से आपको काफी जानकारी मिलती रहती है। कुछ औषधियां ऐसी हैं जो प्रूव्ड हैं, जिन पे इम्यूनोमोडुलेटर इफेक्ट ऑफ दोज ड्रग्स हैज बीन वेरीफाइड ऑन डिफरेंट सेंटर्स ऑफ द कंट्री। वी हैव ऑलरेडी डिड दिस रिसर्च एंड इट हैज बीन वेरीफाइड on current scientific parameters. They are the ashwagandha, that is Bethania somnifera, ashwagandha, guluchi, giloy, Tinospora cordifolia, yastimadu, mulethi, Glycerina glabra. Then pippali, Piper longum, छोटी पीपर कहते हैं जिसको आप,
और उसी प्रकार से आपका जो है आंवला, आंवला को हम लोग वयस्था कहते हैं। वयस्था मीन्स एजिंग प्रोसेस को रोकने वाला। पंचरसा, इसमें केवल एक नमक को छोड़ करके बाकी के 5 रस होते हैं। षड्रस व्यंजन जो कहे गए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, आंवला के अंदर केवल नमक को छोड़ करके बाकी के 5 रस होते हैं। ये जीवन में अमृत के समान है, बहुत उपयोगी है। और गुड़ुची को हमारे यहाँ अमृता कहा गया है। इसका नाम चक्रांगी भी है। पहचान क्या है कि गुड़ुची के स्टेम को आप काटेंगे तो चक्र की तरह आपको रचना मिलेगी, तो ये चक्रांगी अमृता भी कहलाती है। तो ये औषधियां ऑलरेडी प्रूव्ड हैं। इन्हीं औषधियों के बारे में हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने क्लिनिकल ट्रायल हमारी लॉन्च की है। तो आपको विशेष रूप से, और साथ साथ में एक आयुष 64 एक हमारी औषधि है, जिसके अंदर सप्तपर्ण है, कालमेघ है, किरातिक चिरायता है, इनको लेकर के एक औषधि बनी है। इस औषधि का भी हमारा क्लिनिकल ट्रायल के लिए परमिशन मिला है और हमने सेंटर्स पर शुरू कर दिया है। और एक बात आपको और आवश्यक इस समय इंसिडेंटली बताना चाहूंगा कि जान के आपको प्रसन्नता होगी कि भारतवर्ष में दिल्ली सरकार का द्वारा एक केंद्र में हमारा संस्थान है, चौधरी ब्रह्म प्रकाश चरक आयुर्वेद संस्थान। इस संस्थान में 1400 पेशेंट बेडेड हॉस्पिटल हमारा है और उस हॉस्पिटल को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया। आपको आश्चर्य होगा कि 200 पेशेंट्स ऑफ द कोविड-19 वाज एडमिटेड, पॉजिटिव पेशेंट्स, or they have been treated simply with the Ayurvedic drugs without using any modern trial. Most of the patients are cured. That is the wonderful initial encouraging result of Ayurvedic therapy. दूसरी बात, हमारा जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, हमारा जो आयुर्वेद का संस्थान है दिल्ली में, उस संस्थान में 80,000 वॉलंटियर्स को, जो दिल्ली पुलिस के लोग हैं, उनको हम लोगों ने वॉलंटियर्स लिया है और उनकी कोविड-19 को से बचाने के लिए, कोरोना वॉरियर्स को, वी आर ऑलरेडी गिविंग आयुर्वेदिक ड्रग टू दोज इंडिविजुअल्स टू प्रिवेंट फ्रॉम कोविड-19 इन्फेक्शन, जिसके भी परिणाम बहुत अच्छे मिल रहे हैं। उसके बारे में भी हम लोगों का प्रयास चल रहा है। तो दोनों ही स्तर पर आयुर्वेद दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गए हैं कि हाउ द आयुर्वेदिक मेडिसिन can prevent corona with COVID-19 or how the COVID-19 can be cured with the help of the Ayurvedic drugs. ये हमारा प्रयास चल रहा है, इस पे हमारा काम शुरू हो गया है। अब हम आपके सामने बताने जाएंगे कि लॉकडाउन की अवधि में हम होस्ट इम्यूनिटी की चर्चा करने के पहले थोड़ी सी बात, क्योंकि हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं वो मूल रूप से किस समस्या से ग्रस्त हैं, इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करूंगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि आज हम लोग लॉकडाउन में हैं। आप लोग जब लॉकडाउन में हैं तो क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। बीइंग ए फिजिशियन, हमारे जो पेशेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टेलीफोनिक मेरा टेलीमेडिसिन मैंने शुरू कर दिया था, प्रारंभ से ही चल रहा है मेरा, तो मैं देखता हूं किस तरह की समस्याएं ज्यादा सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी समस्या है अनिद्रा, इंसोम्निया, लैक ऑफ स्लीप। कारण क्या है? इमीडिएट और चेंज इन द लाइफ स्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉज। हमारी जीवन शैली बदल गई, हम एक स्थान पर रुक गए। फिजिकल एक्सरसाइज निल, मेंटल एक्सरसाइज भी निल। कॉलेज में आएंगे तो पढ़ाना पड़ेगा, क्लास तैयार करना पड़ेगा। हालांकि हम लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन भी काम जैसा हो रहा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि आपकी जीवन शैली में जो बदलाव हुआ वो एक सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद मानता है कि यदा तो मनसिक क्लांते कर्मात्मानं कर्मान्विता विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वपिति मानवः। नींद आपको कब आती है? यदा तो मानसिक क्लांति, आपका मन थक जाए, क्लांत हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाए। कर्मात्माने कर्मान्विता, और आपकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां अपने विषय से मुक्त होने लगे, थक जाएं। इतना आपने मेंटल वर्क किया है और इतना फिजिकल वर्क किया है। विषयेभ्यो निवर्तन्ते, तब आपकी इंद्रियां विषय से निवृत्त होकर के तदा स्वपिति मानवः, then you will get sound sleep. Now the question is, what type of the physical exercise we are doing? What type of the mental exercise we are doing? That is very important. तो हमको करना यह है कि निश्चित रूप से इस लॉकडाउन की स्थिति में हमें क्या करना है कि फिजिकल एक्सरसाइजेज के लिए आपको पार्क में नहीं जाना, बाहर नहीं निकलना, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टिकुलरली जो सीनियर सिटीजन की एज के करीब आ गए हैं,
मैं तो अपने आप को अभी सीनियर सिटीजन नहीं मानता, दो आई एम 65 ईयर्स। मैं तो अपने आप को बताता हूं कि आई एम ए 20 ईयर्स डायनेमिक चैप ऑफ हैविंग 40 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो आप लोग सब जवान हैं। जब मैं अपने आप को युवा समझता हूं तो आप सब लोग युवा हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है? आपको निश्चित रूप से घर में ही कम से कम नॉट लेस देन 4000 स्टेप्स, मैं अपनी छत पर टहलता हूं, 2000 स्टेप्स सवेरे और 2000 शाम को। खाना खाने के बाद में आपको 500 से 1000 स्टेप चलना ही है, चक्रमण करना ही चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपको गैस की प्रॉब्लम ना हो, डाइजेशन सही रहे, तो निश्चित रूप से आपको नींद सही आए तो ये आपको टहलना है रात्रि भोजन करने के बाद। तो ये आपको विशेष रूप से करना पड़ेगा। और करने के बाद में औषधि की जरूरत नहीं, औषधियां भी मैं बताऊंगा। औषधि भी लेना है तो कोई स्लीप प्रमोटिंग ड्रग नहीं लेना है। हमारी एक औषधि, मैं अमेरिका गया था व्याख्यान देने, मैंने देखा हर्बल स्लीपिंग पिल। हर्बल स्लीपिंग पिल क्या है? ये तगर एक वृक्ष होता है हमारा, तगर का कैप्सूल चल रहा था। अब नाउ तगर कैप्सूल इज अवेलेबल इवन इन इंडिया। तो ये तगर का कैप्सूल जो है काम करता है, और मैं सर्वोत्तम दवा समझता हूं ब्राह्मी, शंखपुष्पी, मुलेठी और जटामांसी। ये 3-4 ऐसी औषधियां हैं कि इनका प्रयोग करेंगे तो आपका मेंटल स्टेटस भी सही रहेगा और आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। दूसरी स्थिति आती है मानसिक अवसाद, डिप्रेशन। डिप्रेशन हो रहा है क्योंकि आर्थिक स्थिति भी है। कुछ लोग जैसे आप देख रहे हैं कि जिन लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, तमाम स्थिति, बिजनेस के हाउसेज में जो लोग जुटे हुए हैं उनको परेशानी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में भी केवल आपको मेडिटेशन जरूर करना है, योगा करना है और मेडिटेशन करना है। साथ साथ में यही आयुर्वेद की औषधियां जो आपकी मेद रसायन होती है, जिसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डायबिटीज को तो इंडिया को डायबिटीज की राजधानी माना जाने लगा है, कैपिटल ऑफ डायबिटीज। देयर आर 1 or 2 पेशेंट्स इन ईच फैमिली। ये स्थिति आज हो गई है, हर 10 में से 1 रोगी आपका डायबिटीज का है। लगातार रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इट इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन लाइफ स्टाइल। वी आर फॉलोइंग सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, रिमोट कल्चर। कार का दरवाजा भी आपने अपनी चाबी से खोला नहीं, चाबी से नहीं खोलते हैं, रिमोट से। कार के अंदर आप बैठ गए, आप चले गए, पावर स्टीयरिंग, स्टीयरिंग में भी ताकत नहीं लगाना पड़े। उसके बाद आप गए, सेंसर से गेट खुल गया, लिफ्ट से आप सीढ़ी पे चले गए, सीढ़ी नहीं चढ़ना। ऊपर गए, रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे हुए हैं और आपको एसी का भी रिमोट रखा है टेबल पर, और आपको घूम के भी काम करना है तो रिवॉल्विंग चेयर। एवरीवेयर फुल्ली रिमोट कल्चर, नो फिजिकल एक्सरसाइज। और खाने में क्या ले रहे हैं? पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, ड्राई फ्रूट्स। Excessive consumption of the high calorie diet, physical exercise nil, these conditions will lead to the dyslipidemia. कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, डिसलिपिडीमिया होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा, स्ट्रेस होने की वजह से शुगर होगा, ये सारी बीमारियां आपको होंगी। तो इनसे बचने के लिए अपने आप की लाइफ स्टाइल ठीक करने की जरूरत है। और आप जानेंगे, ये आश्चर्य होगा आपको कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, नाउ द फोकस ऑफ WHO is shifted from contagious disease towards the NCDs, non-communicable diseases. They are also known as lifestyle-related diseases: hypertension, diabetes, dyslipidemia, heart disease, bronchial asthma, arthritis, computer vision syndrome. So many problems are there. They are the result of the faulty lifestyle. आगे WHO कहता है कि more than 75% lifestyle related diseases can be prevented. How they can be prevented? They can be prevented by following ideal lifestyle. What is ideal lifestyle? Ayurvedic lifestyle is supposed to be ideal lifestyle, because in Ayurvedic classics, so many measures are written in such a scientific manner. If you follow these principles, you will be healthy. You will get rid from these dreaded problems. We have got the concept of the Dincharya, Ratricharya, Ritucharya, Sadburit, Achar Rasayan, concept of the Dharani or Dharani way. So many things are written in such a scientific manner. They are even proved on scientific parameters. They are the wonderful efforts to prevent ourselves from dreaded disease. तो हमको जो है इनसे बचना है। और
एक बात मैं इंसिडेंटली और बता देना चाहूंगा कि आप याद रखिएगा कि डायबिटीज के जो हमारे मधुमेही मित्र हैं, पहले उनको मैं प्रणाम करता हूं, और मैं ये बताना चाहता हूं कि आप सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, आपके अंदर देवत्व है। ये बीमारी हमारी भगवान शंकर और भगवान गणेश को भी थी, इसलिए उन सभी मित्रों को मैं प्रणाम करता हूं मधुमेह से पीड़ित हैं। उनके अंदर देवत्व है, और उन देवत्व के साथ साथ उनको बता देना चाहता हूं मैं कि एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में ब्लड शुगर को कम करने वाली नई नई औषधियां जो दी जाती हैं, उसके बारे में आज साइंटिस्ट का कहना प्रारंभ कर दिया है। साइंटिस्ट ने बताना शुरू कर दिया WHO में। आज उन्होंने कहा टू रिड्यूस ब्लड ग्लूकोज लेवल इज मियरली विनिंग ए बैटल एंड लूजिंग ए वॉर। छोटी सी लड़ाई तो आप जीत लेंगे, लेकिन युद्ध आप हार जाएंगे। बिकॉज इन डायबिटीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज। To prevent the vital parts from the dreaded complication is the basic objective of the diabetic therapy. हमारा उद्देश्य ये नहीं होता कि हम केवल ब्लड शुगर को कम करें। हमारा आयुर्वेद चिकित्सा का उद्देश्य होता है to boost up the immune system or resistance of the body, so we can keep the integrity of the vital parts intact. That must be our basic line of the treatment. So don't go for that. और जहां तक ब्लड शुगर का प्रश्न है, ये आपको डराया भी जाता है। जिस समय मैं विद्यार्थी था उस समय फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का लेवल 140 हुआ करता था, उसके बाद भी 120 हुआ, 20 घटाने पर हजारों लाखों लोगों की संख्या बढ़ गई, फिर 100 आ गया और संख्या लाखों की बढ़ गई, घटा करके 80 कर देंगे तो पता लगा करोड़ों की संख्या और बढ़ जाएगी। ये बिजनेस है। डोंट गो ऑन दैट। ट्राई टू कीप योरसेल्फ हेल्दी आफ्टर फॉलोइंग द आइडियल लाइफस्टाइल। Keep your vital parts healthy. Diabetes एक ऐसी बीमारी है, it affects all the parts of the body, right from brain to kidney. No body part is spared with the complications of diabetes sooner or later. Then what to be done? हमको करना क्या है कि मधुमेह के लक्षणों को शांत करने के साथ साथ वाइटल पार्ट्स को बताना भी हमारा मूल उद्देश्य होता है। यही हमारी चिकित्सा का मूल सिद्धांत है। तो हमको डायबिटीज को कंट्रोल रखने के लिए हम उपाय जो बताएंगे आपको, देखिए इसका कोई विकल्प नहीं है। शुगर कंट्रोल करेंगे आप। दूसरी बात, गुड़ का प्रयोग, कहीं कहीं हमारे शास्त्रों में गुड़ का प्रयोग लिखा हुआ है। नाउ द क्वेश्चन इज, सोचना आपको क्या है? आपको सोचना यह है कि हाउ मच ग्लाइसेमिक इंडेक्स, किसी पार्टिकुलर सब्सटेंस का कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। आप देखेंगे मधु के बारे में आयुर्वेद में लिखा है कि मधु लिया जा सकता है डायबिटीज में। जब शुद्ध छोटी मक्खी का मधु को आप एनालाइज कराएंगे तो यू विल सी द ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ दिस मधु इज मिनिमम इन कंपैरिजन टू द एनी स्वीट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। दैट्स व्हाई मधु कैन बी गिवन टू द डायबिटिक पेशेंट्स, नॉट द मधु अवेलेबल बाय पार्टिकुलर कंपनी, क्योंकि उसके बारे में मुझे कोई विश्वास नहीं है। शुद्धता होना बहुत आवश्यक है मधु की। उसी प्रकार से मैं घी के बारे में कहना चाहूंगा कि हमारे जो पेशेंट्स ब्लड प्रेशर के हैं तो घी के बारे में धारणा है कि नहीं घी नहीं खाना, शुरू कर दिया जाता है। मेरे फादर ही वाज 95, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने जिंदगी में कभी घी कभी बंद नहीं किया, मैं घी लगातार लेता हूं। और मैं नहीं मानता कि 95 की एज में मैं बिना चश्मे के पढ़ सकता हूं पेपर। तो घी का तात्पर्य क्या होता है? घी माने होता है गोघृत, गाय का घी। ग्लासगो यूनिवर्सिटी में पंडित प्रोफेसर हरिमोहन शर्मा ने रिसर्च किया और he has proved this thing. Cow's ghee has got the tremendous power to decrease bad cholesterol, that is triglyceride, low density lipoprotein and VLDL on one hand, and has got the tendency to improve the high density lipoprotein, HDL, that is supposed to be good cholesterol. That is proved studies there. तो आप उसका सेवन करें, मानसिक तनाव से मुक्त रहें। आप जानते हैं कि सबते नीके मूढ़ जिन्हें न व्यापार जगत गति। ज्यादा स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस एक सीमा तक, डिस्ट्रेस नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस इज एसेंशियल फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द टीचर्स, एनी पर्सन हु इज वर्किंग सिंसियरली इन ए पार्टिकुलर जॉब। स्ट्रेस मस्ट बी देयर, बट डिस्ट्रेस मस्ट नॉट बी देयर। डिस्ट्रेस का मतलब सीमा पर होना चाहिए कि आपके शरीर को हानि पहुंचाने लगे। तो इस प्रकार से ब्लड प्रेशर और आपका डायबिटीज और हार्ट डिसीज, इनको कंट्रोल रखने के लिए हमको निश्चित रूप से जागरूक रहना चाहिए। दूसरा, ओबेसिटी, बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं कि हमारा वजन बढ़ता जा रहा है। दे आर कंज्यूमिंग मोर एंड मोर डाइट, और दैट डाइट जो कार्य करते थे, बाहर जाते थे तब लेते थे, उतना ही खाना आज खा रहे हैं।
तो आपको कैलोरीज को कम करें, जितना आपकी एक्सरसाइज हो रही है, जितनी आप कैलोरी बर्न कर रहे हैं उसकी अकॉर्डिंगली आप लें। और साथ साथ में एक बात और ध्यान रखें, एक आटा मैंने डिजाइन किया था, 5 किलो गेहूं, 2 किलो चना, 2 किलो जौ और 1 किलो सोयाबीन। इस आटे के अंदर जो कैलोरीज आपको मिलेंगी, 4 चपाती जो गेहूं की कैलोरीज होती हैं उसमें आप 2 चपाती, 4 चपाती के अंदर उतनी कैलोरीज आपको मिलेंगी। इसलिए इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। और इवन इट इज रिच इन फाइबर, फाइबर में रिच होने के कारण ये आपके कोलन को भी हेल्दी रखता है। तो ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनका हमें प्रयोग करना चाहिए। और सबसे लास्ट प्रॉब्लम जो इंपॉर्टेंट है वो दैट इज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन इज द बिगेस्ट हर्डल of lockdown period, because 2 important things are there: consume more and more water, 4 to 5 liters, provided you are not having any renal problem, कितनी कोई डिसीज ना हो। आप पानी की मात्रा पिए और हो सके जहां तक ल्यूक वार्म वाटर पिए। उस पानी के अंदर सडंग पानी हमारा होता है, पिप्पली, पिप्पलामूल, ये 5 चीजें 6 बताई गई हैं, इनको मिला करके आप पानी बनाएं। न बनाएं तो केवल आप शहद, जल और तुलसी के पत्ते इसको मिला के रखें और दिन भर पिए। कोरोना के लिए बहुत अच्छा गुण है। तुलसी इज सपोज्ड टू बी वंडरफुल थिंग। श्यामा तुलसी इज वंडरफुल एंड रामा तुलसी बोथ कैन बी गिवन। इसका आप प्रयोग करें तो इस प्रकार से। और कॉन्स्टिपेशन जब आपको हो रहा है, दूसरा कारण होता है फाइबर। फाइबर डाइट लें। और आपको क्या करना है, अगर उसके बाद भी हो रहा है तो दूध के साथ में मुनक्का और अंजीर, 2 मुनक्का 2 अंजीर दूध में उबाल के आप लें, आपका कॉन्स्टिपेशन दूर होगा। अगर तब भी नहीं होता है तो सिंपली यू टेक त्रिफला चूर्ण। त्रिफला के अंदर हरड़ पड़ती है, छोटी हरड़, केवल हरड़ का भून करके चूर्ण ले सकते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। हरड़ के लिए हमारे यहाँ कहा गया है, इसको आयुर्वेद में हरित की कहते हैं। हरित की मनुष्याणाम माते हितकारिणी कदाचित कुप्यते माता नोदरस्था। हरित की मां कभी क्रुद्ध हो सकती है, लेकिन पेट में गई हुई हरड़ कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसको रेगुलर आप ले सकते हैं, तो इसका आप प्रयोग करें। दूसरी बात, अब हम आते हैं कि आयुर्वेद की उपादेयता क्या है आज के परिप्रेक्ष्य में। आप जानते हैं कि आयुर्वेद के मनीषियों ने आयुर्वेद चिकित्सा का जब सिद्धांत प्रतिपादित किया तो क्या कहा कि प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रसन्नम च। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग का निदान करना। पहला उद्देश्य स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ द हेल्दी इंडिविजुअल इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, और टू क्योर द एलिंग्स इज द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इसमें बहुत सिद्धांत ऐसे दिए गए हैं जिसके आधार पे हम स्वस्थ रह सकते हैं। दूसरी बात आपकी आती है कि आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चतुर्मुखी उद्देश्य: प्रिवेंशन, प्रमोशन, क्योर एंड रिहेबिलिटेशन। प्रिवेंशन का तात्पर्य तो मैंने बता ही दिया आपको। प्रमोशन का मतलब क्या होता है? प्रमोशन मीन्स टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ द हेल्दी इंडिविजुअल। आयुर्वेद में क्या कहा गया? स्वस्थस्य ओजस्करम यत्तु यद भृश्यम तद रसायनम। अष्टांग आयुर्वेद के काय, वाल, ग्रहोर्धांगा, सल, दंष्टा, जरा, प्रसाद 2 स्वतंत्र अंग हैं, रसायन और वाजीकरण। इन दोनों का मूलभूत उद्देश्य क्या होता है? स्वस्थस्य ओजस्करम यत्तु यद भृश्यम तद रसायनम। To promote the health of the healthy individual is the primary objective of the Rasayan and Vajikaran Chikitsa. We have got the thousands of the Rasayan drugs. They can be very much helpful in the COVID-19 tragedy. Not only COVID-19 tragedy, any tragedy in the coming years. That is very important. So here, स्वस्थस्य ओजस्करम प्रमोशन चिकित्सा भी हो गई। क्योर की जब हम बात करते हैं तो चरक जैसा मनीषी कहता है कि नान औषधि भूतम जगत किंचित। संपूर्ण विश्व में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसका चिकित्सकीय उपयोग ना हो। इतना बड़ा थेरापेटिक्स, इतना बड़ा फार्माकोपी हमारा, इतना बड़ा विज्ञान, रिहेबिलिटेशन, संसर्जन क्रम आयुर्वेद में दिया गया है। तो आयुर्वेद ही एक ऐसी विधा है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के चतुर्मुखी उद्देश्य को पूरा कर सकता है। 3 चीजें आयुर्वेद में मूल रूप से बताई गई हैं जिसको हम कहते हैं त्रिउपस्तंभाः। 3 सब पिलर्स ऑफ द बॉडी, दे आर कॉल्ड एज आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य इति। आहार इज सपोज्ड टू बी वंडरफुल थिंग। आहार संभवो वस्तु रोगाश्च आहार संभवा। कारण क्या कहा गया कि आहार से ये शरीर का निर्माण होता है
वो आहार से ही रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए हमको आहार से बढ़कर कोई रसायन नहीं है, कोई इम्यूनोमोडुलेटर नहीं है। आप आहार छोड़ दीजिए, वो 50 दवाइयां आप खाते रहिए, कोई असर ही नहीं होगा। आहार का सम्यक प्रयोग करना हमारी वैदिक संस्कृति में लिखा गया है। इसमें से 3 मंत्र बताए गए हैं, हितभुक, मितभुक, अशाकभुक। तो आज 2 सिद्धांतों को हमें पालन जरूर करना है लॉकडाउन में, हितभुक, मितभुक। हितभुक मीन्स we must consume those food articles which are very suitable to your personality, your constitution. And second one, mitabhuk, try to consume less food quantity than that of desire. आपकी इच्छा का 4 रोटी खाने की 3 ही रोटी खाइए। 2 चीजों का प्रयोग आप जरूर करें, तो अपने आप को आप स्वस्थ रख सकते हैं। दूसरी बात, इसी आहार के संदर्भ में आप जानते हैं कि देखिए बहुत आश्चर्य की बात है कि हम मांसाहार से हट करके अपने आप हमारी संस्कृति का अनुसरण प्रारंभ हो गया है। शाकाहार को लोग सब सराहना कर रहे हैं, आज बैगन होते जा रहे हैं सब लोग। और ऐसी स्थिति में आप जान रहे हैं कि शाकाहार में भी सात्विक आहार अध्यापकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक है। और जो हमारे कोरोना वॉरियर्स है सब है, और हमारे रियल वॉरियर्स है जो आर्मी में हमारे लोग खड़े हुए हैं, उनको हम राजस आहार करने की सलाह देते हैं, उसका हमें प्रयोग करना चाहिए। और बाकी के जो आतंकवादी हैं वो तामस आहार खाएं, उससे हमें क्या लेना देना है। तो हमको सात्विक आहार और राजस आहार के संदर्भ में चर्चा करना चाहिए। और खाने के लिए आप क्या खाएं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको ये बहुत आवश्यक है। घी तेल का प्रयोग कम करें, हम ब्रीफ में आपको बताते जाएं। पहली बात, सब्जियों में आप क्या खाएं क्या ना खाएं। तो एक बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि आज के परिवेश में केवल आपको नेनुआ, लौकी, करेला, परवल, तरोई, सहजन की फली, पालक, बथुआ, मेथी, पुदीना, इसका प्रयोग आप करें, बहुत लाभकारी है। कोहड़ा, कटहल, बैंगन, अरबी, उड़द की दाल, दे थिंग्स आर कॉन्स्टिपेटिंग। तो आपको लघु और सुपाच्य भोजन करना है विशेष रूप से। और घी तेल का प्रयोग ना करें। और उसमें भी ध्यान रखें कि आपको रिफाइंड का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, रिफाइंड का प्रवेश वर्जित कर दीजिए। शुद्ध सरसों का तेल, उसका कोई विकल्प नहीं है। तिल तेल, सरसों का तेल या ग्राउंडनट ऑयल, नो रिफाइंड एट ऑल। क्योंकि रिफाइंड ही सबसे बड़ा हमारे हृदय रोग के लिए सबसे ज्यादा घातक होता है, उसका आप प्रयोग ना करें। डॉक्टर मनचंदा जी जो आपके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में रहे, गंगाराम में भी थे, मेदांता में, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ नेक की पीयर्स टीम में हम लोग मेंबर थे। तो चर्चा में वो कहते थे कि डॉक्टर तोमर, सबसे ज्यादा अगर नुकसान पहुंचाने वाली चीज है तो रिफाइंड ऑयल, तो उसका हम प्रयोग कम से कम करें। दूसरा, अधिक मिर्चा मसाला का प्रयोग न करें, क्योंकि जिन लोगों को एसिडिटी होती है तो हम 3 चीजें बताते हैं, हरी, बरी एंड करी। ट्राई टू मिनिमाइज योर एंजाइटी एंड स्ट्रेस लेवल। एंड करी, एक्सेसिव स्पाइसी डाइट, इसको छोड़ना है। तो इनका प्रयोग आप कम करें। और साथ साथ में सलाद का प्रयोग करें, सब्जियां खूब खाएं, ककड़ी, खीरा, प्याज, ये सलाद में खूब उपयोग करें। जितना अधिक उपयोग करेंगे उतना अच्छा आपका पेट साफ होगा और आपको एनर्जी मिलेगी, विटामिन मिलेंगे, इम्यूनिटी बूस्ट होगी। और मौसमी फल, मौसमी फलों का प्रयोग करें और ताजे फलों का प्रयोग करें। ज्यादा रखे हुए फलों का प्रयोग न करें, अधिक पके हुए फलों का प्रयोग भी न करें, ये बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, बाजारू खाद्यान्न जो डिब्बा बंद चीजें आती हैं, पार्टिकुलरली, और ये चीजें पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, डोमिनोज वगैरह, ये सब चीजों से चीजें आती हैं जो, इनका हम निषेध करें, इनसे अपने आप को बचाएं। और वी मस्ट प्रमोट आवर ट्रेडिशनल रेसिपीज लाइक बाटी चोखा, चिल्ला, दाल पूड़ी, फरहा और सिमई, साबूदाना से बने हुए पकवान। आपको नूडल्स की जरूरत नहीं है, सिमई बनवाइए, सिमई को आप उसी प्रकार से तैयार करके दीजिए बच्चों को। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमको अपने ट्रेडिशनल रेसिपीज का प्रयोग करना चाहिए। अब आता है तीसरा स्तंभ आहार के बाद, दूसरा निद्रा, स्लीप। स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने लगातार सुना होगा 6 to 8 आवर्स स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज सपोज टू बी इम्यूनोमोडुलेटर, ये आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत आवश्यक है। तो 6 से 8 घंटे की स्लीप। और जहां तक 50 साल की ऊपर की एज के लोग हैं, अगर वो 6 घंटे भी स्लीप लेते हैं पूरा दिन में, दैट इज सफिशिएंट। और याद रहे कि डे स्लीप इज ओनली परमिटेड इन द ग्रीष्म ऋतु। इन अदर सीजन्स डे स्लीप इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। इट इज सपोज टू बी
पैथोजेनिक। तो हमको डे स्लीप बचाना है। आज के परिवेश में हम डे स्लीप ले सकते हैं। दूसरी बात, स्लीप कैसे होना चाहिए? डीप स्लीप, NREM, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप एंड नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। जिस समय आपकी ड्रीमिंग स्लीप होगा, रात भर आप जब सोएंगे, सवेरे जग के उठेंगे तो कहेंगे आज ताजगी नहीं महसूस कर रहे हैं। क्यों? कि रात भर सोए लेकिन ड्रीम्स आते रहे। उस समय जब आपको EOG जब लगाया गया यहाँ पर इलेक्ट्रोएंकुलोग्राम, तो आपका ग्राफ इस तरह से आता है, बिकॉज योर आई बॉल्स आर रैपिडली मूविंग। तो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप ये ड्रीमिंग स्लीप होती है। और डीप स्लीप में क्या होता है? सीधी सी लाइन आती है आपकी ग्राफ में, दैट इज साउंड स्लीप। तो इसमें क्या है कि दिन में निस्पंद भाव का अभ्यास करें और रात में शवासन का अभ्यास करें। और जिस तरह से मैंने कहा कि मेंटली और फिजिकली अपने आप को थकाएं, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। ये बहुत लाभकारी है, इसका हम प्रयोग करें। दूसरी बात, अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड। रात को 2 बजे तक अगर आप जागेंगे तो सवेरे आप जल्दी जग नहीं पाएंगे। ब्राह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत आवश्यक है, तो इसका हम अभ्यास करें। तीसरी चीज आती है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य केवल सेक्सुअल एब्स्टिनेंस नहीं है। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य होता है संयमित सेक्स भी होता है, संयमित भोजन होता है, संयमित विहार होता है, संयमित और सारी चीजें, मन को अहितकर विषयों से हटाना, कंट्रोल करना, ये हमारे ब्रह्मचर्य है। और जहां तक सेक्स का सवाल है तो ये भी आयुर्वेद में लिखा गया है कि आहारस्य परम धामम शुक्रम तद्रक्षमात्मनः क्षये यस्य बहुन रोगान मरणम व्याधिच्छति। इसको भी हमें बचाना चाहिए, शुक्र की भी रक्षा करना चाहिए, जरूरी है। अब हम आते हैं कि आयुर्वेद विशेष रूप से नेचर के कितने करीब है, हम नेचर से कितना जुड़े हुए हैं। आज आपके सामने कल टेलीविजन पे मैं देख रहा था तो बोला कि दिल्ली में भूकंप के लगातार झटके आ रहे हैं, आज भी आया है। वो कारण क्या है? कि हम नेचर से बिल्कुल दूर हटते जा रहे हैं। कंक्रीट के जंगल तैयार हो गए हैं जगह जगह। जो कंक्रीट के जंगल हैं, इनका साइड इफेक्ट आपके सामने जो देखने को मिल रहा है। हमारे महर्षियों ने क्या परिकल्पना की? लोक पुरुष साम्य, कॉन्सेप्ट ऑफ द मैन कम एनवायरमेंट। इट हैज बीन नरेटेड बाय चरक, यावंतः पुरुषः तावंतो लोको, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। ह्यूमन बॉडी इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल यूनिवर्स। Man is supposed to be miniature replica of cosmos, because there are 3 cosmic powers which govern the total environment. They are the sun, moon, and air. And in human body, we have got the representative of the 3 powers in the form of the Vata, Pitta, and Kapha. That's why minor changes in the cosmic environment directly influences the internal environment of our body. This is supposed to be one of the best example of chronobiology. तो हमको नेचर के आप जितने करीब रहेंगे उतने आप स्वस्थ रहेंगे, और नेचर से जितना आप दूर हटते जाएंगे उतने आप अस्वस्थ हो जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ कहा गया है कि 3 ही मुख्य कारण होते हैं रोग के। काल बुद्धिन्द्रियार्थानाम मिथ्या योगो न चाति च द्वया शरणाम व्याधीनाम त्रिविधो हित संग्रह। क्या है? असात्मेंद्रिय संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। असात्मेंद्रिय संयोग का तात्पर्य क्या होता है? इंद्रियों का अपने विषय से असात्म संयोग, हीन योग, अतियोग या मिथ्या योग। जैसे मैं उदाहरण दूं कि हाई लाइट में आंख से पढ़ना आंख का मिथ्या योग होगा, डिम लाइट में पढ़ना हीन योग होगा, अधिक लाइट में अतियोग, डिम लाइट में हीन योग और अनप्लेजेंट लाइट में मिथ्या योग। ये तीनों ही रोग कारक हैं। दूसरी बात, जिस एनवायरमेंट में आप रह रहे हैं उसके साथ देयर मस्ट बी प्रॉपर ट्यूनिंग विद द एनवायरमेंट। इफ यू आर वर्किंग इन इंस्टीट्यूशन, जस्ट आई एम कोटिंग एन एग्जांपल, आप धनुपुर डिग्री कॉलेज में काम कर रहे हैं, ट्राई टू डेवलप द प्रॉपर ट्यूनिंग विद द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अगर आपकी प्रॉपर ट्यूनिंग नहीं होगी तो आप भी पीसफुल नहीं रहेंगे और संस्था का हेड भी पीसफुल नहीं रहेगा। तो कोशिश यह करना चाहिए कि प्रॉपर ट्यूनिंग होना चाहिए। इम्प्रॉपर ट्यूनिंग नहीं होगी, इम्प्रॉपर ट्यूनिंग होगी तो परेशानी क्रिएट होगी। इसलिए इम्प्रॉपर ट्यूनिंग इज द असात्मेंद्रिय संयोग। प्रज्ञापराध जन्य सभी रोग हो रहे हैं। धी धृति स्मृति विभ्रष्ट कर्म यत् करते शुभम प्रज्ञापराधम तब विद्या सर्वदोष प्रकोपणम। आज प्रज्ञापराध हो रहा है, जो करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए उसको हम कर रहे हैं। यही मूल कारण आपका प्रज्ञापराध का है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दी वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज दी आयुर्वेद चिकित्सा की विशेषता क्या है। हम चिकित्सा के बारे में चर्चा करने के पहले बता देना चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है। चतुर्णाम भिषगादीनाम सस्तानाम धातु कृते प्रवृत्ति धातु साम्यार्था चिकित्सित विधीयते।
धातु साम्य क्रियाश्चोक्ता तंत्रस्यास्य प्रयोजनम। The basic objective of the therapy is to restoration of the normalcy. Normalcy को लाना। We are not treating a particular symptom. कि आपको बुखार हो रहा है तो हमने एक केरोसिन दिया, बुखार आपका डाउन हो गया। आपको अगर और परेशानी हो रही है, खांसी आ रही है, मैंने एक एंटीबायोटिक दिया, कल को आपको लूज मोशन शुरू हो गया। तो तात्पर्य क्या है? धातु साम्य, शरीर को साम्य अवस्था में लाना, आपकी नॉर्मलिटी को स्थापित करना, ये हमारी चिकित्सा का मूल उद्देश्य होता है। और ये चिकित्सा जो है रेडिकल रिमूवल कैसे करती है, समूल चिकित्सा कैसे करती है? हमारे यहाँ कहा गया है कि दोषा कदा कुचित कुप्यंती जिता लंघन पाचनई ये तो संशोधन शुद्धाना तेषां पुनर्भव। हम जो है पंचकर्म चिकित्सा के द्वारा दोषों को समूल चिकित्सा करते हैं, दोषों को निकाल देते हैं बाहर, और साथ साथ में अवशिष्ट दोषों को हम औषधियों के द्वारा कंट्रोल कर लेते हैं। इसलिए चिकित्सा हमारी समूल होती है। और एक बात बताने के मैं आगे बढ़ूंगा कि जीर्ण रोग जितने भी हैं आपके, क्रोनिक एंड इंट्रैक्टेबल डिसीजेस, इनमें आयुर्वेद चिकित्सा ही मूल सिद्धांत ज्यादा लाभकारी क्यों होती है? बिकॉज द क्रोनिसिटी ऑफ द डिसीज इज बेसिकली ड्यू टू इम्यूनोपैथोलॉजी। This immunopathology is basically developed due to the two causes, two reasons. First one is the membrane pathology on one hand and dislodged immunity on the other. What we are doing? We are purifying the body and removing the membrane pathology by the Panchkarma Chikitsa on one hand, and we are giving Rasayan Chikitsa to boost up the immune system so that the dislodged immunity will be normalized. That's why Ayurvedic medicines are equally beneficial or potent enough to control the all chronic and intractable diseases. Now we come towards the आयुर्वेद की एक और peculiarity है जिसको हम कहते हैं कि हर व्यक्ति की प्रकृति भिन्न होती है। तो हमारे यहाँ क्या कहा गया है कि हर रोगी को एक ही चिकित्सा से हम ठीक नहीं कर सकते। अगर किसी को कोविड-19 है और दूसरे को भी कोविड-19 है तो हम हर रोगी को एक ही चिकित्सा नहीं कर सकते, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि योग मासाम तो यो विद्या देश कालोपपादितम पुरुषम पुरुषम बीच सगयो विश्वत्तम। आप जिस देश के हैं, जहां के रहने वाले हैं, देश काल और प्रकृति विकार अधिष्ठान, इन सारे फैक्टर्स को देख के आप डिसाइड करते हैं कि किसको कौन सी चिकित्सा दिया जाना है। एक रोगी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मैंने कह दिया कि मुनक्का और अंजीर ले लीजिए, पेट साफ हो जाएगा। दूसरे को हमने कहा केवल हरितिकी का चूर्ण ले लीजिए, तीसरे को कहा त्रिफला लीजिए, चौथे को कहा पंचकाल लीजिए, पांचवे को कहा इच्छाभेदी लीजिए। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेम्परामेंट ऑफ द इंडिविजुअल। दैट्स व्हाई दिस थेरेपी इज स्पेसिफिकली इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच। Now the modern physicians, they have also started saying something about the genome theory. आज जीनोम थ्योरी के बारे में चर्चा उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया। Now we are talking about the limitation of the Western medicine. No doubt, Western medicine is potent enough to control the acute emergency or the acute symptoms. तीन चीजें उनके पास मूल रूप से हैं, ट्रिपल ए। फर्स्ट वन इज एंटीबायोटिक्स, सेकेंड इज एनेस्थीसिया और थर्ड इज एनाल्जेसिक्स। दर्द की दवाइयां, एनेस्थीसिया की दवाइयां और साथ साथ में एंटीबायोटिक्स। इन तीनों के संदर्भ में आयुर्वेद में हम रिसर्च कर रहे हैं, सर्च नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी हैं। और उनको जब हम स्टैब्लिश कर देंगे तो अब विश्व की सर्वोत्तम चिकित्सा पद्धति के रूप में आयुर्वेद प्रतिष्ठापित होगी, जिसको भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व स्वीकार करेगा। आयुर्वेद की अच्छाइयां क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं? रेडिकल क्योर ऑफ द डिजीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आयुर्वेदिक मेडिसिन, मोस्ट ऑफ द मेडिसिन आर फ्रॉम द लिविंग सोर्सेज। By the virtue of the similar biomorphic constitution, these drugs can be easily digested, absorbed and assimilated in the body without creating any untoward effects. और जो हमारी भस्म होती हैं उनका भी हम भावना करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं हर्बल औषधियों के रस से। That's why the toxicity and inertia of those drugs is removed, and we are energizing those medicines and change them from inert to the viable one. That's why these medicines are equally effective. एक बात और बीच में बताना चाहूंगा कि अगर जैसे हमने आपसे कहा कि साहब आपको हृदय रोग की तकलीफ है तो आप अर्जुन का काढ़ा पी लीजिए, अर्जुन को क्षीरपाक ले लीजिए, अर्जुन चूर्ण ले लीजिए। अब आपने कहा, हमने लेना शुरू किया, हमने जांच कराई तो देखा कि अर्जुन के अंदर लेड निकला। योर मेडिसिन आर वेरी डेंजरस। डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज कलेक्ट द मेडिसिन फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट। यू कलेक्ट द अर्जुन फ्रॉम कालिंजर, चित्रकूट के पास जो कालिंजर है वहां से आप लाइए, फिर आप देखिएगा
कि उस अर्जुन के अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, और सीएमओ ऑफिस के सामने जो अर्जुन का पेड़ खड़ा हुआ है उसमें से आप छाल लेके करेंगे तो ऑटोमोबाइल्स जो आपके गुजर रहे हैं उनका लेड एब्जॉर्ब होगा, वो आपको उसके अंदर मिलेगा। इसलिए नेचुरल हैबिटेट से प्राप्त हुई औषधियां सेफ होती हैं, उनमें कोई साइड इफेक्ट आपका नहीं होता। नाउ आई एम कमिंग ऑन द रियल पॉइंट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीजेस। लोग पूछते हैं अरे आयुर्वेद में तो एंटीबायोटिक सही नहीं, आयुर्वेद में इन्फेक्शियस डिसीज का कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं है। हमारे विद्यार्थी हमको पूछते हैं साहब इतना सब कुछ लिखा हुआ है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, कहीं एंटीबायोटिक्स की बात ही नहीं है। तो मेरा जवाब होता है कि आयुर्वेद मनीषियों को इसके बारे में पूर्ण जानकारी थी। आई एम जस्ट कोटिंग एन एग्जाम्पल ऑफ द सुश्रुत संहिता। इन सुश्रुत निदान स्थान इट इज क्लियरली मेंशन्ड प्रसंगात् संस्पर्शात् न्योसासात् सह भोजनात् सह शय्यासनाश्चैव वस्त्रमाल्यानुलेपनात् कुष्ठम ज्वरम च शोषश्च नेत्राभिष्यन्द एव च औपसर्गिक रोगाश्च संक्रामन्त नरानरम। These are the mode of spread. How the disease can spread from one person to another. Such a wide description is available here. Such detailed description is available here. Nothing can be added in the present perspective. इतना बड़ा विज्ञान और 4 रोगों का नाम भी गिनाया, कुष्ठम ज्वरम च शोषश्च नेत्राभिष्यन्द एव च। कुष्ठ लेप्रोमेटस लेप्रोसी, ज्वर इन्फेक्शियस फीवर, शोष राजक्षमा दैट ट्यूबरकुलोसिस एंड नेत्राभिषण कंजंक्टिवाइटिस। इन रोगों को बताया कि एक रोग से दूसरे रोग में फैलता है, इसका मतलब ही इज फुली अवेयर with the concept of the infectious diseases. In spite of that, they have not described the concept of the antibiotics. Why? Because they believe in the Kshetravad, unlike the Bijvad of the Western system of medicine. What is Kshetravad? What is Bijvad? आयुर्वेद का मान्यता है कि ध्रुव चतुर्णाम सानिध्याद गर्भ स्याद विद पूर्वकः ऋतु क्षेत्राम्बु बीजानाम सामग्र्याद अंकुरयथा। किसी बीज को आपने अगर ऊसर भूमि में डाल दिया तो वो नहीं जमेगा, और यदि उस बीज को आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड खेत में डाला, उसमें प्रॉपरली पानी दिया और सही ऋतु में डाला तो आपका बीज उगाएगा। द सीजन मस्ट बी प्रॉपर, द फील्ड मस्ट बी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड, देयर मस्ट बी प्रॉपर वाटर सप्लाई, देन द सीड मस्ट बी ऑफ गुड क्वालिटी, तो उसमें अंकुरित हो जाएगा। सिमिलरली a pathogen may enter in the body till your field is not properly prepared, your immunity is not compromised, you are not having declined status of the immunity, there will be no multiplication of particle pathogen. COVID-19 may enter in your body, it will not create any complications because there will be no multiplication of this virus concern. Till this virus is not multiplied and will not reach up to a desirable number of the pathogens, there will be no disease at all. जैसा कि आप देख रहे हैं, आप कोरोना के रोगियों में कुछ रोगी ऐसे आपको मिल रहे हैं जिससे कोरोना नेगेटिव है। कहां से आ रहे हैं? कोरोना के साथ में लोगों के बैठ के आ रहे हैं, एक ही जगह ट्रेवल करके आ रहे हैं, कोरोना का कोई असर ही नहीं हुआ। एक रोगी मिलता है जिसको कोरोना तो है पॉजिटिव, लेकिन ही इज एसिम्प्टोमेटिक, ही इज नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम। और थर्ड वन इज severe symptoms of the acute symptoms of the coronavirus is there. It totally depends on the immunity status of the individual, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रबल बल, मध्यम बल और हीन बल। जो प्रबल बल का व्यक्ति है उसमें कोरोना आएगा, शरीर में एंटर करने के बाद में खत्म हो जाएगा, रुकेगा ही नहीं। दूसरे में कोरोना आएगा, इट विल बी पॉजिटिव, लेकिन कोई शरीर में लक्षण पैदा नहीं करेगा, ही मे बी अ कैरियर। और तीसरे में कोरोना आते ही रोग के लक्षण उत्पन्न कर देगा। तो आयुर्वेद में 3 तरह के बल बताए गए हैं, सहज बल, कालज बल और युक्तिकृत बल। सहज बल को हम क्या कहते हैं? इन्नेट इम्यूनिटी, कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी, जो कि एक बच्चा इनहेरिट करके आता है मदर फादर से। आप जानते हैं कोई स्पीसीज ऐसी होती हैं कि जिनको कोई, जैसे बकरी है, बकरी को ट्यूबरकुलोसिस नहीं हो सकती। तो इस तरह से जो चीजें हैं जो जेनेटिकली कि वो ऑटोमेटिकली आप बल लेके आते हैं, वो आपका जो है इसे कहते हैं इन्नेट और हार्ड इम्यूनिटी। दूसरा आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, कालज माने टेम्पोरल, टाइमोरल, ऋतु विशेष के हिसाब से और वय विशा के एज के हिसाब से एक इम्यूनिटी आती है। तीसरा आता है युक्तिकृत। युक्तिकृत मीन्स आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड बाय द आर्टिफिशियल मेजर्स। इसी की हम बात करते हैं, यही हम आज कर सकते हैं, इसी के बारे में हम आज चर्चा आपके सामने करने जा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि ये बीमारी
जैसे मैंने आपको कहा कि आज की नहीं, नए नए तमाम महामारियां आपके सामने आई। सार्स आया, स्वाइन फ्लू, इबोला, एड्स, चिकनगुनिया, कोविड-19। कल को कोविड-19 का नया भाई आ सकता है। तो हमें करना क्या है? हमको इन सारी चीजों पर ध्यान न दे करके we must focus on the immune system of our body. Now we are talking about the, इनसे निजात पाने के लिए व्याधि क्षमत्व तो है क्या? ये व्याधि क्षमत्व होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम आपसे चर्चा करेंगे कि आयुर्वेदिक महर्षियों का मान्यता है कि शरीर में 7 धातुएं होती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये आपके प्रोग्रेसिव टिश्यूज हैं, जिन टिश्यूज की हम बात करते हैं। और ये टिश्यूज का 7वीं धातु शुक्र होती है। उसका भी जो सार है सभी धातुओं का, उसको हम कहते हैं ओज। गुरु, शीत, मृदु, स्वच्छ, बहुलम, मधुरम, स्थिरम, प्रसन्नम, पिच्छलम, स्निग्धम, ओजो, 10 गुणम, समतम। ये ओज के 10 गुण हैं। और ये ओज के 10 गुण के अलावा ये 10 विशेष गुण है: प्रोक्ता, तेप, मध्य, प्रतिष्ठिता। और क्या है? इसके विपरीत गुण किसमें होते हैं? मध्य में, एल्कोहल में, जिसकी लोग बात करते हैं कि सैनिटाइजर है। जब ये सैनिटाइज कर सकता है तो अंदर लेने पे ये सैनिटाइज क्यों नहीं करेगा? तो उस एल्कोहल के बारे में हमारे यहाँ कहा गया है कि बुद्धिम लुम्पति द्रव्यम मदकारी तदिच्यते तमोगुण प्रधानम च यथा मध्यम सुराधिकम। बुद्धिम लुम्पति, आपके हार्ट सेंटर्स को खत्म करके बुद्धि समाप्त कर देगा। दूसरी बात क्या करता है? लघु रुच्मास विशदम विवाह तीक्ष्णम विकास सूक्ष्मम च उष्णम अन्यते श्रेष्ठम 10 गुण बसत तज गए। ये 10 विशेष गुण है: प्रोक्ता, तेप, मध्य, प्रतिष्ठिता, तेन मध्यापयुक्तेन भवत्य ग्रोमदात्या। डियर फ्रेंड्स, ये ओज के विपरीत गुण मध्य में होते हैं, इसलिए इसके सेवन से इम्यूनिटी आपकी कम होती है, बढ़ती नहीं। इसलिए ध्यान रखें, इसका प्रयोग न करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यही आपका जो ओज है, यही ओज आपका बल है, यही ओज आपका व्याधिक क्षमत्व है। और ध्यान रखिए कि हमारे महर्षियों ने कहा है, न च सर्वाणि शरीराणि व्याधि क्षमत्वे समर्थानि भवन्ति। सारे शरीर जो है व्याधि क्षमत्व के लिए समर्थ नहीं होते। तो उन शरीरों में जो व्याधि क्षमत्व समर्थ नहीं है, उनको सामर्थ्यवान कैसे बनाया जाए, उसी के संबंध में हमारा जो कृत्रिम व्याधि क्षमत्व है, जिसे हम कहते हैं युक्तिकृत, उसका हम प्रयोग करते हैं, जिससे हम सभी लोगों को इम्यूनाइज कर सकें। तो यहां पर हम विशेष रूप से बताते हैं कि व्याधि क्षमत्व होता क्या है। व्याधि क्षमत्वम, व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकत्वम, दोनों चीजें हैं। व्याधि क्षमत्व का तात्पर्य होता है कि रोग का न होने देना, और जो रोग उत्पन्न हो गया है उस रोग को समन करना। ये दोनों काम करता है, प्रिवेंशन एंड क्योर, दोनों में काम करता है व्याधि क्षमत्व। अब आप देखेंगे कि हम जो है इसके लिए रसायन औषधियों का प्रयोग हम करते हैं। और रसायन का तात्पर्य यहाँ पर केमिकल नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है। ये रसायन मतलब होता है रिजुविनेशन, रिजुविनेटिंग ड्रग्स हमारी होती हैं। परिभाषा क्या बताई गई? रसायनम तो यद जरा व्याधिनाशनम। रसायन औषधियां वह हैं जो आपकी जरा माने प्रीमैच्योर एजिंग और व्याधि माने रोग, दोनों को समाप्त करती हैं। मैं निवेदन करूंगा ऑर्गेनाइजर से, हमारे पास कितना समय और है अभी? क्षमा करिएगा। डॉक्टर संतोष सिंह, मे आई ऑडिबल? एनीवे, तो आपको हमारे यहाँ रिजुविनेशन के लिए कहा गया कि रिजुविनेशन में करना क्या होता है? टू इंक्रीज द फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल पावर। इसका जी सर, आप जारी रखें सर। हाँ, समय हमारे पास कितना है? सर है, आप आगे रखें। अभी 10-15 मिनट मिल सकते हैं ना? जी जी जी, जाओ सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो रसायन औषधियां क्या करती हैं? फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल पावर को बढ़ाती हैं, जिसकी क्या हमें जरूरत है आज के परिप्रेक्ष्य में। इनमें कुछ औषधियां कैसी होती हैं जो कि आपके न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली एनरिच करती हैं, जैसे गाय का दूध हुआ, घी हुआ, द्राक्षा हुआ, मुनक्का हुआ। इन सब का प्रयोग जब हम करते हैं तो हमें रसायन प्रभाव मिलता है। दूसरी औषधियां ऐसी होती हैं, दे विल इंप्रूव द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, जस्ट लाइक छोटी पिपली, छोटी पीपर जिसको हम कह रहे हैं। ये क्या करता है? इट इंप्रूव द स्टेटस ऑफ द अग्नि so that the digestive process will be improved। तो ये रसायन का प्रभाव करती है। तीसरी औषधियां ऐसी होती हैं, they are typically effective over the micro circulation, they improve the condition of the micro circulation so that
टिश्यू का एक एक टिश्यू को हम एनरिच कर देते हैं नरिशमेंट से। यही हमारे रसायन का प्रभाव होता है। जैसे गुगुलू, गुगुलू का प्रयोग इसके लिए हम कहते हैं। आप देखते हैं कि रसायन के लिए क्या कहा गया है, दीर्घमायुं स्मृतिं मेधाम आरोग्यम तरुणं वयः प्रभावर्ण स्रोदार्य देहिंद्रियं बलम परम वाक् सिद्धिं प्रमति कांति लभते वा रसायनात्। इससे आपको बॉडीली ग्लो, इंटेलिजेंस, फिजिकल पावर, वाक सिद्धि, एवरीथिंग यू विल गेट विद द हेल्प ऑफ द रसायन चिकित्सा। और आपको आश्चर्य होगा कि 16वीं सदी में आचार्य सारंगधर ने जीवन को 10 दशकों में बांटा और प्रत्येक दशक में एक बायोलॉस बताया कि एक एक जीव भाव का ह्रास होता है, और उन जीव भाव के ह्रास के लिए ये औषधियां अगर प्रयोग करें तो यू कैन कीप द बॉडी इंटैक्ट इन दैट पर्टिकुलर डिकेड। ही हैज मेंशन्ड बाल्यम वृद्धिम छविर मेधा त्वक दृष्टि शुक्र विक्रमौ और बुद्धि कर्मेंद्रिय चेतो जीवितम 10 वर्षेत। आफ्टर डिवाइडिंग life of 100 years in 10 decades, he has clearly mentioned in the first decade of life, in the 1 to 10 years, that is decline of childhoodness or corpulence. तो बचपन में 1 से 10 साल तक होने वाले रोगों में इस बाल्य का भाव का ह्रास होता है। इसको पूरा करने के लिए हम क्या देते हैं, स्वर्ण, बचा और कास्मरी। आपने देखा होगा कि स्वर्ण प्राशन बड़ा तेजी के साथ साउथ इंडिया में चलता था, और अब यहाँ स्वर्ण प्राशन हम लोगों ने प्रारंभ कराया है। बहुत अच्छे परिणाम इसके मिल रहे हैं। पूर्व में राजा महाराजा लोग बच्चा पैदा होते ही स्वर्ण संस्कार कराते थे, स्वर्ण बस चढ़ाते थे बच्चों को। तो ये स्वर्ण प्राशन, इट बूस्ट अप द इम्यून सिस्टम इन दिस पार्टिकुलर एज ग्रुप। जो स्वर्ण को नहीं बियर कर सकते उनको हम बचा और कास्मरी, 2 औषधियां हैं जिसका हम चूर्ण रूप में चटाने का प्रयोग कराते हैं, बहुत लाभकारी है। इससे 1 से 10 साल तक होने वाले रोगों को रोक सकते हैं। दूसरा, वृद्धि, सेकेंड डिकेड 11 to 20 years, ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल ग्रोथ। उस फिजिकल ग्रोथ को हम देखते हैं केवल 2 औषधियां ऐसी हैं जिसका हम प्रयोग करें, अश्वगंधा और शतावरी। निश्चित रूप से आपकी ग्रोथ होगी। थर्ड वन इज द कॉम्प्लेक्शन। इसमें आपका आंवला और हल्दी, ये तो कहने की चीजें हैं कॉम्प्लेक्शन और उसके लिए कि हल्दी और चंदन के गुण समाये, केमिकल्स वगैरह का यूज न करें। तो ये जो है हमारी औषधियां हैं, इनका आप प्रयोग करें तो आपको अंतिम दशक तक 90 से 100 साल तक की एज में किसी कॉस्मेटिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। और चौथा दशक आप अध्यापकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक है, उसे मेधा कहते हैं। मेधा मीन्स ब्रेन पावर। तो हमारे यहाँ 4 रसायन बताए गए हैं आयुर्वेद में। मंडूक पर्णे स्वरस प्रयोज्या क्षीरेण यष्टि मधुकस चूर्णम रसे गुरुचा समूल पुष्पा कल्क प्रयोज्या खर संग पुष्पी। मंडूक पर्णी मीन्स ब्राह्मी, मुलेठी, गुड़ूची और संग पुष्पी। ये 4 औषधियां हैं, इनका प्रयोग आप करिए तो आपकी रिसेंट मेमोरी, रिमेट मेमोरी बूस्ट होगी और आप एक पाठी हो जाएंगे विवेकानंद की तरह। मैं इनका प्रयोग पिछले करीब 40 साल से कर रहा हूं और मैं ईश्वर कृपा से, मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा, लेकिन मुझे आप पुस्तक दे दीजिए और हमको पढ़ने के बाद में एक बार के बाद पूछ लीजिएगा तो मैं कंक्लूजन आपको बता दूंगा। 5000 श्लोक मैंने कंठस्थ किए हुए हैं। आप मुझे रेफरेंस पूछिए, मैं आपको बाय द पॉइंट वाइज बता दूंगा कि कौन सी किताब से किस पेज से लिया गया है। साथियों, विद्यार्थियों को भी ये प्रयोग कराएं और आप लोग भी करें। घर में प्रयोग कम कराएं। अगर पत्नी को आपने प्रयोग कराया तो आपकी कमियां, तो इसलिए उससे थोड़ा बचिए रहें। और पति लोग पत्नियों को प्रयोग कम कराएं, पत्नी लोग पतियों को कम कराएं, क्योंकि सब चीजें याद रहना भी जरूरी नहीं है जीवन में। याद रहने की जहां जरूरत है उसका प्रयोग वहीं कराएं। तो ये आपका जो है मैं बताना चाहता हूँ दशक के हिसाब से। अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूँ कि आज सोशल मीडिया पे आप सुन रहे हैं कि इन औषधियों का प्रयोग सब लोग करें। इस समय ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो गई है और सारी उष्ण औषधियों का उल्लेख किया जा रहा है। पिप्पली, दालचीनी, काली मिर्च, अदरक, इनका प्रयोग यदि आप सब करेंगे, अगर पित्त प्रकृति का रोगी करेगा तो उसको पित्त प्रकृति जन्य रोग उत्पन्न हो सकते हैं, दाह हो सकता है, पेट में जलन हो जाएगी और तमाम बीमारियां खड़ी हो जाएगी, अल्सर हो जाएगा और बीमारियां हो जाएंगी। इसलिए बिफोर डिसाइडिंग टू टेक द रसायन ड्रग्स यू विल हैव टू डिसाइड योर दिस कॉन्स्टिट्यूशन और टेम्परामेंट फर्स्ट। प्रकृति निर्धारण, किसी भी आयुर्वेद चिकित्सक से आप बात करेंगे तो प्रोफार्मा होता है, उस प्रोफार्मा को आप टिक करेंगे, यू विल डिसाइड योर कॉन्स्टिट्यूशन, वेदर यू आर हैविंग वास्तिक कॉन्स्टिट्यूशन, पैथिक कॉन्स्टिट्यूशन, कफल कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपका वास्तिक कॉन्स्टिट्यूशन है तो बला, नागबला और साथ साथ में गौघृत का प्रयोग करें। और अगर आपका पैथिक कॉन्स्टिट्यूशन है तो आंवला,
और आपका शतावरी और मुनक्का का प्रयोग करें। अगर कफत कॉन्स्टिट्यूशन है तो पिपली, काली मिर्च, दालचीनी, बचा, गुग्गुलू और बिलावा बल्ला तक इनका प्रयोग करें। तो ये आपको अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन रसायनों का प्रयोग करने का विधान है। और त्रिदोषज प्रकृति है किसी की तो तीनों दोष वाले आंवला, तुलसी, गिलोय और मुलेठी इनका प्रयोग सभी लोग कर सकते हैं, इससे किसी को कोई हार्म नहीं होगा। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि काम्य रसायन और नैमित्तिक रसायन, दो तरह के रसायन होते हैं। काम्य का तात्पर्य होता है कि आपको केवल बचाना है रोगों से, कामना है कि हमारा स्वास्थ्य संबंधित रहे, श्री काम्य, मेधा काम्य, आयुष काम्य, आपकी ये लाइफ स्पान बढ़े, शरीर में शक्ति रहे, ऊर्जा रहे। तो इसके लिए दो औषधियां हैं, आपको ज्यादा उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेल्स के लिए अश्वगंधा और फीमेल्स के लिए शतावरी। दूसरी बात आती है नैमित्तिक रसायन, मीन्स ये औषधियां निमित्त होती हैं रोगों के निमित्त, फॉर द डिसीजेस, यानी क्यूरेटिव रसायंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आंखों की कोई परेशानी है तो आप ज्योतिषमती, मुलेठी और त्रिफला का प्रयोग करें। त्रिफला को तांबे के पात्र में भिगाएं, शाम को छान करके उससे आप आंखों को धोएं और उसको मुंह में भरने के बाद में कुल्ला करेंगे। इट्स वेरी इफेक्टिव। हृदय रोग के रोगियों के लिए अर्जुन और पुष्कर मूल दो सर्वोत्तम औषधियां हैं। अर्जुन को चाहे आप चाय के रूप में प्रयोग करें, चाहे अर्जुन को जो आप काढ़े के रूप में करें या दूध में पकाकर छिड़काव के रूप में करें, तो अर्जुन आपके लिए बहुत लाभकारी है। टीबी के लिए पिपली और लहसुन, कामला, एनीमिया के लिए चुकंदर, परवल और अनार, चुकंदर, पालक और अनार, और श्वास रोग के लिए शीरीष और हल्दी, गठिया के लिए कुपीली और बिलावा, डायबिटीज के लिए शिलाजीत, आंवला और हल्दी। इस प्रकार से ये मेडिसिन हैं। और कोविड-19 के लिए अश्वगंधा, आंवला, पिपली, मुलेठी, गिलोय, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। अभी भारत सरकार ने ICMR और CSIR के टेक्निकल सपोर्ट से, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने आयुष के सौजन्य से इन पर क्लिनिकल ट्रायल प्रारंभ किया है। ये औषधियां बहुत ही प्रभावी सिद्ध होंगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। हमने जो है एक प्रकार की चटनी तैयार करवाया। हमने कहा कि कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं, यदि कहीं क्वारंटीन में भर्ती हैं और यदि किसी को कोविड हुआ है तो जो फूड दिया जाता है, फूड के साथ में चटनी हर व्यक्ति ले सकता है। तो उस चटनी में क्या है, आंवला, तुलसी, छोटी पीपर, काली मिर्च, दालचीनी और सैंधा नमक, इसको मिला के चटनी को आप प्रयोग करवाएं भोजन के साथ, तो इट इज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द वंडरफुल ड्रग टू बूस्ट अप योर इम्यून सिस्टम अलोंग विद द डाइट। नाउ one of the preparation which I have been already designed and I am sending this preparation to the government of India, जिसका नाम मैंने रखा है इम्यूकल्ट। इसको हम टी बैग्स के रूप में भी तैयार करने जा रहे हैं और हम इसके कैप्सूल्स भी बना रहे हैं। इसमें 18 औषधियां हैं, जिनमें से मुख्य औषधियां मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। आंवला, अश्वगंधा, गिलोय, पिपली, मुलेठी, तुलसी, दालचीनी, हल्दी, चिरायता, कालमेघ, मुनक्का। तो इनको लेकर के हमने 18 औषधियों को तैयार करने के बाद तैयार किया हुआ है। दिस इज सपोज्ड टू बी अ वंडरफुल ड्रग व्हिच कैन बूस्ट अप योर इम्यून सिस्टम। तो इस प्रकार से अब हम कंक्लूड करना चाहेंगे। अगर 2 मिनट टाइम और है तो कंक्लूड कर रहे हैं। कंक्लूड? जी सर, जी सर, आप जारी रखिए सर। बताना चाहूंगा व्हाट शुड बी योर प्रपोज्ड लाइफ स्टाइल इन दी कोविड-19। ब्राह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास करें, ऊषा पान करें। ऊषा पान मीन्स तांबे के पात्र में रखा हुआ जल पिए। दंत धावन करें और दंत धावन में भी ध्यान रखें, उस कल्चर को भूल जाइए। हमको लोकल से ग्लोबल की तरफ चलना है। हमको नीम, बबूल, करंज और महुआ की दत्तों का प्रयोग करना है अपनी प्रकृति के अनुसार। और अमृत तेल का नस्ल, अभी मैं एक इंटरनेशनल वेबिनार में अटेंड कर रहा था, मेरा स्पीच था, तो एक नीदरलैंड के साइंटिस्ट ने बोला कि वायरस जो है या तो नाक से जाएगा या मुंह से जाएगा, बिल्कुल सही है, और लंग्स में पहुंचेगा। तो नाक से जाने के लिए, वायरस को रोकने के लिए हमारे एक विधा है, उसे कहते हैं नस्य। नस्य माने नाक में बूंद डालना तेल की। तो एक अणु तेल हमारा आता है, क्लासिकली आयुर्वेद दवाओं में मिलेगा, या सरसों का तेल या नारियल तेल आप, या गाय का घृत, 2-2 बूंद नाक छिद्रों में आप सवेरे डालें, इसे कहते हैं नस्य। दूसरा, मुंह से जाने के लिए, तो इससे क्या होगा कि नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन आपकी दृढ़ होगी और कोविड-19 को जाते रास्ते में ही रोकेगी, क्योंकि लिपिड लेवल होने के कारण उसका म्यूकस मेम्ब्रेन डिसॉल्व करने की क्षमता रखेगा। दूसरा, तिल तेल या गोघृत का मुंह में भर करके कुल्ली करना, इसे कहते हैं गंडूस धारण। तो इससे आपकी माउथ म्यूकस मेम्ब्रेन और गले की म्यूकस मेम्ब्रेन आपकी स्ट्रांग होगी, वो आपके कोविड-19 को एंट्री को रोकेगी।
अब आप देखते हैं कि साप्ताहिक रूप से हमको कुंजल क्रिया करना चाहिए, स्टमक बाथ जिसको आप कहते हैं, कुंजल क्रिया, इसका भी अभ्यास करना चाहिए, जिससे इट इज द गैस्ट्रिक डायलिसिस ऑफ द स्टमक। ये तमाम बीमारियां जो कफ संबंधी आपको होती हैं, इससे आप निजात पा जाएंगे। स्नान करने के बाद में नियमित योगाभ्यास करना चाहिए, और योगाभ्यास में याद रखें कि 3 तरह के आसनों का उल्लेख जरूर करें, फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ स्पाइनल कॉलम, बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ द स्पाइनल कॉलम एंड साइडवर्ड बेंडिंग ऑफ द स्पाइनल कॉलम। स्पाइनल कॉलम जितना आपका इलास्टिक रहेगा उतनी ही आपकी स्फूर्ति रहेगी और आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। दूसरी बात, आपको योग करना है तो योग में करने के लिए मूल अभ्यास आपके क्या होंगे कि ध्यान रखना है कि लंग्स के अभ्यास आपको विशेष रूप से करना है। तो सुखासन में बैठे, वज्रासन में बैठे, सिद्धासन में बैठे या पद्मासन में बैठे, व्हाटएवर आसन जो आपको सिद्ध हो। उसके साथ साथ में अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम एंड कपालभाति। तो अनुलोम विलोम सब कर लेते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम का मतलब होता है 1:4:2, इनहेलेशन, रिटेंशन और एक्सहेलेशन का जो रेशियो होता है 1:4:2। 5 तक गिनते गिनते हुए सांस लें, 20 तक गिनते गिनते हुए रोकें और 10 तक गिनते गिनते हुए छोड़ें। तो इससे आपको जो है ये सिद्ध होगा। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम सदाबहार प्राणायाम है। ये आपकी वाइटल कैपेसिटी बढ़ाएगा और आपकी फोर्सफुल एक्सपिरेटरी वॉल्यूम बढ़ाएगा और अल्टीमेटली आपकी लंग्स को हेल्दी रखेगा और कोविड-19 के खतरे से बचाएगा। उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम में ग्रीवा चालन, स्कंद चालन बैठे हुए करें और गोमुखासन में बैठें, और सूक्ष्म व्यायाम कलाई का करें, फूलपर का करें, उंगलियों का करें। इसका मूवमेंट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद त्राटक करें, त्राटक के बाद योग मुद्रा करें, योग मुद्रा के बाद बटरफ्लाई, फिर अर्ध मत्स्येंद्रासन का प्रयोग करें, जिससे आप डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा लाभ करता है। और उसके बाद में पश्चिमोत्तानासन में बैठें, और पश्चिमोत्तानासन के बाद में आप अपने आप को क्वाड्रिसेप्स ड्रिल करें और पाद अंगुली चालन करें, पाद चालन करें। उसके बाद में भुजंगासन में आप लेट जाएं और भुजंगासन करें, और बाद में आप धनुरासन करें और फिर सीधे लेट जाएं, सलवासन करें, पवन मुक्तासन करें, मत्स्यासन करें, सर्वांगासन करें, मकरासन करें और अंत में शवासन करते हुए शरीर को विश्राम में छोड़ दें। इन आसनों के माध्यम से आप अपने आप को अच्छी तरह से बचा सकते हैं। और साथ साथ में प्रारंभिक स्वल्पाहार में अदरक, तुलसी, काली मिर्च, पिपली इनको डाल करके आप चाय का सेवन जरूर करें। और गेहूं चना के बारे में मैंने आपको बता दिया, सब्जी के बारे में बता दिया। ये सब करते हुए यदि आप अभ्यास करते हैं तो कोविड-19 नहीं, आने वाली किसी भी महामारी से अपने आप को बचा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस महाविद्यालय परिवार का, जिन्होंने विशेष रूप से मैडम सुनंदा चतुर्वेदी जी का और हमारे देवव्रत जी का और साथ में संतोष जी का, कि जिन्होंने आपके बीच में अपनी बात रखने के लिए मुझे अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि। हेलो। हाँ संतोष जी। हाँ, जिन लोग के प्रश्न हो उनके ऑडियो खोल रहे हैं हम, आप अपने को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। प्लीज बारी बारी से एक एक प्रश्न ही पूछें। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, आप लोग हाँ पूछिए बाकी सर। के लोग म्यूट कर दें, बाकी के लोग म्यूट कर दें अपना। एक समय में एक ही लोग प्रश्न पूछें। जी मैं बोले, आपकी आवाज आ रही है मेरे पास, बोले आप। सर मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाट आई हैव टू डू फॉर बेटर स्लीप? हेलो, शी इज नॉट ऑडिबल। हेलो जरा जोर से बोले। हेलो। हाँ बोले बोले। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ आवाज आ रही है। माई सेल्फ डॉक्टर समता जैन जी। हेलो। हाँ हाँ बोले 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 आप। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आप बोले बोले बोले। सर जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ, मैं प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में हूँ। सर थोड़ी सी आपका जो मैंने सुना पूरा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही गेनफुल था। एक सलाह चाहती हूँ सर प्लीज। मेरे हस्बैंड की उम्र लगभग 50 इयर्स है, उनका स्टंट डला हुआ है हार्ट में। इसके साथ साथ अभी इनको बैक पेन का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है, तो जो भी मेडिसिन दे रहे हैं उससे इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये आपने जो सारी चीजें जड़ी बूटी वगैरह बताई हैं, तो स्पॉन्डिलाइटिस में भी अगर कुछ अगर आप बता सके जो हार्ट पेशेंट के लिए हेल्पफुल होगा तो बहुत इफेक्टिव
देखिए सत्ता जी, आपका प्रश्न जो है, जी, जी। आप चाहे तो ऑर्गेनाइजर से हमारा मोबाइल और ईमेल आईडी ले लीजिए। जी हाँ सर, जी और हाँ। सारी रिपोर्ट्स आप हमको भेज दीजिए। जी हाँ सर। आई विल डेफिनेटली गिव यू द ओपिनियन। और सुनंदा जी के, चतुर्वेदी मैडम के प्रयास से जो कार्यक्रम हुआ है, मैं आपको बिल्कुल एडवाइस मैं राइटिंग में दूंगा। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जबलपुर आयुर्वेदिक कॉलेज में, उनका मैं नाम भी सजेस्ट करूंगा, वो आपको पूरी मदद करेंगे, आप दवा को उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, बिल्कुल सर। आप मेरा मेल ले लीजिएगा संतोष जी से, और आप हमको अपने रिपोर्ट्स भेज दीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे या हेलो हाँ जी। हेलो हेलो तो हेलो हाँ बोले सर, बोले। आप प्रश्न पूछे सर, बारी बारी से एक एक प्रश्न ही पूछे। हेलो सर, मैं ऑडिबल? सर सब बोलने का। हाँ बोले सर, आप बोले, आवाज आ रही है? हाँ हेलो जी। हाँ हाँ सर, आवाज आ रही है? हेलो जी आ रही है, आप बोले। जी हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए, आगे बोलिए। सर मैं डॉक्टर देवी, असिस्टेंट प्रोफेसर रायबरेली में हूँ। जी हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, आगे बोलिए। हाँ सर मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो आपने जो बताए थे आसन प्राणायाम, इनका सर क्रम क्या रहेगा इसमें? मैंने आपको जिस क्रम में बताया क्या वही रहेगा? क्रम है। पहले क्या करेंगे? मैंने आपको जिस क्रम में बोला हुआ है वही क्रम है। पहले आप आसन में बैठेंगे, बैठे हुए आसन करेंगे, और बैठने के बाद में फिर आप लेटने के आसन करेंगे। मैंने सब बताया, क्रम से ही बताया है। मैंने आपको बताया कि आप सुखासन में बैठेंगे, सुखासन में बैठने के बाद पहले आप रेस्पिरेटरी व्यायाम करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, अनुलोम विलोम, कपालभाति और प्राणायाम, नाड़ी शोधन। और फॉलोड बाई तो मैंने आपको बताया स्कंद चालन, जो आपके और आसन बताए, ये बताया क्रम से ही बताया मैंने, जो भी आपको बोला है। आपको वीडियो इनसे आप अवेलेबल करा लीजिए, उस वीडियो में मैंने क्रम से बोला हुआ है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके सो मच। हेलो हेलो सर। हेलो बोले, आपकी आवाज आ रही है, आप सीधे प्रश्न पूछे सर। हाँ, मैं डॉक्टर श्याम स्वरूप सर फ्रॉम बरेली जी, यूपी से। सर खाना खाने के बाद में खांसी बहुत होती है। खाना खाने के बाद खांसी बहुत होती है? जी जी जी। का काम तो ये करें, खाना खाने के तुरंत बाद जल न पिए। खाना खाने के बाद केवल आचमन करें, थोड़ा सा पानी पिए, और आधा घंटे कम से कम बैठकर आधा घंटे बाद जल पिए। जी बात। और दूसरी बात एक्चुअली क्या है कि आप थोड़ा सा अपने भोजन में रुक्षता कम करें, देसी घी का प्रयोग जरूर करें। जब रुक्षता होती है, जब ड्राइनेस रहेगी, तो उसकी वजह से आपको ड्राई कप में होता है, ऐसा होता है। ठीक है, इसका प्रयोग करें, और जल का प्रयोग जो है आधा घंटे के बाद करें। ठीक। गुड आफ्टरनून सर, मेरा एक क्वेश्चन है जी। गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल में आपका क्या कंसेप्ट है? देखिए ऐसा है कि कोलेस्ट्रॉल, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, दैट इज वेरी इफेक्टिव, यूजफुल, जैसे हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं, HDL, और आपके लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड ट्राइग्लिसराइड्स, दे आर हार्मफुल, दे हैव गॉट द टेंडेंसी टू डिपॉजिट इन द कार्डियक वेसल्स लीडिंग टू द इस्केमिक हार्ट डिसीज। बेसिकली प्रमोट द फंक्शन ऑफ द हार्ट। सर गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल का कंसेप्ट क्या आज भी है, या ये थोड़ा ओल्ड एक तरीके से कंसेप्ट रह गया? It is layman term. It is not scientific term. We are talking about the dyslipidemia. Dyslipidemia is the appropriate term. We are not talking this regarding the hyperlipidemia, because hyperlipidemia denotes the hyper quantity of the each fraction of the cholesterol. ठीक है, तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल द लेमन टर्म, नॉट अ साइंटिफिक वन। नमस्ते सर, मैं कभी भी कहते हैं कि हंसना तो अच्छा स्वास्थ्य के लिए होता है हंसना, लेकिन जब मैं हंसता हूँ तो खांसी आने लगती है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? देखिए ऐसा होता है कि किसी के पैनिक नर्व जो है कभी कभी इरिटेट करती है, उसके लिए सबसे उत्तम साधन जो मैंने आपको बताया कि आप गंडूस धारण करिए और नस लीजिए, आपको ये परेशानी दूर हो जाएगी। पूरे अंदर ब्रैकेट। सर मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि सर मेरे फादर को सर लिप्रेसी हो गई थी 2 साल पहले। लेप्रोसी? तो मैं धनंजय त्रिवेदी बात कर रहा हूँ सर, स्कॉलर हूँ कानपुर यूनिवर्सिटी में। तो सर मैं ये पूछा था सर, उनसे एम्स से इलाज करवाया मैंने सर, ज्यादातर तो ठीक हो गया, लेकिन उनके हाथ पैरों में बहुत दर्द रहता है, तो उसके लिए कोई मेडिसिन अगर कुछ आप आयुर्वेद की तरफ से बता दे तो। देखिए आफ्टर गोइंग थ्रू द रिपोर्ट्स एंड क्लिनिकल जो आपका दवा चली है, देन ओनली आई कैन गिव समथिंग। ऐसे पेशेंट्स के बारे में अभी हम आपको विशेष दवा का कोई नाम उल्लेख नहीं कर सकते, फिर भी उनसे कहिए, केवल एक विशेष रूप से हमारा काढ़ा आता है, इसे रासना सप्तक्वात कहते हैं, रासना सप्तक्वात या महारासनादिक्वात, महारासनादिक्वात। इस काढ़े को पिएंगे, इससे आराम मिलेगा। सर एक क्वेश्चन था आपसे, मैं अभिजीत हूँ सर, लॉ स्टूडेंट हूँ नेशनल यूनिवर्सिटी से। जी सर मेरी माता जी को एक्चुअली घुटने में दिक्कत है, उनको आर्थराइटिस है,
उनके घुटने में दर्द रहता है सर हमेशा, तो घुटने के दर्द के लिए क्या करें सर? उन्होंने एलोपैथी ट्राई किया है, होम्योपैथी ट्राई किया है, सब ट्राई किया है, उन्होंने कुछ काम नहीं किया है सर। देखिए, जो घुटने का दर्द है, आज के अल्टरनेटिव में केवल 2 ही विकल्प सामने आते हैं, नी ट्रांसप्लांटेशन नंबर 1, नंबर 2 हाइड्रोकोर्टिसोन का इंजेक्शन, और ये दोनों बहुत घातक हैं, बहुत घातक हैं। इसमें आयुर्वेद का स्वर्ण गुगलू आता है, स्वर्ण गुगलू या योगराज गुगलू का प्रयोग करवाएं और अपनी रिपोर्ट्स वगैरह, एक्सरे वगैरह करा के रिपोर्ट्स हमको भेजें। हेलो हेलो जी, आप बोले, आवाज आ रही है आपकी? सर माई सेल्फ, एक समय में केवल एक लोग बोले, आवाज सर के पास आ रही है। सर माई सेल्फ अनामिका दुबे, I want to know that if anyone is suffering from chronic acidity, then what he should do? हेलो, देखिए मैंने आपको बताया था अभी, बाकी सभी लोग थोड़ा माइक म्यूट कर दें, बाकी सभी लोग थोड़ा माइक म्यूट कर दें, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हेलो जी सर, होस्ट है कृपया होता है, आपको बताया हरी बरी एंड करी, म्यूट कर दे होस्ट, हरी बरी एंड करी जी सर। तो हर काम में जल्दबाजी नहीं, ज्यादा एंजाइटी नहीं, और मिर्चा मसाला कम से कम खाएं, प्लेन डाइट, और अच्छा होगा खाली पेट जो है आप जल लें, चाय पीने के पहले भी बिस्किट खाएं या चाय के पहले पानी पिए, पहला काम। और दूसरा काम, हमारी महाशंखवटी आती है, महाशंखवटी, उसकी 2 गोली खाना खाने के पहले खिलाएं, आराम मिलेगा, ठीक है? और डिटेल हमारा मेल लेकर के आप अपना भेजेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। यस, हाँ यस यस। हेलो सर, बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करें? बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रिपरेशन मार्केट में अवेलेबल है। बच्चे की एज क्या है? 2 साल से अबव। 2 साल से 12 साल तक के बच्चों को एक च्यवनप्राश हम लोगों ने डिजाइन किया है, रजत प्राश। रजत प्राश मार्केट में अवेलेबल है। ये रजत प्राश आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा और मेंटल ग्रोथ। रजत प्राश इट इज अवेलेबल इन द मार्केट। चलिए ठीक, कहते हैं अब खत्म करने वाले हैं हम लोग, अब खत्म करने वाले हैं, तो चलता है। यस, पूछना है आपको? हेलो हेलो जी, हेलो हेलो सर, हेलो, आप बोलिए। हेलो सर, हेलो, अरे बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हेलो, आप बोले, आपकी आवाज तक पहुंच रही है, आप बोले। डॉक्टर कंचनलता सिन्हा, प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज डोईवाला, देहरादून। मेरा क्वेश्चन सर, बोलिए 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 बेटा, हेलो बोलिए बोलिए भाई। हेलो सर, माय क्वेश्चन इज दैट मेरे पापा को सीलियक डिसीज है। क्या है पापा को? सीलियक डिसीज सर। जी जी। उनके लिए जैसे फूड तो रिकमेंड किया गया है ग्लूटेन फ्री, बट ये पूछना था कि ग्लूटेन फ्री होते हैं या फिर नहीं। देखिए, एक नोट करिए कि सीलियक डिसीज में जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाइट आपकी रिकमेंड की गई है, वो कुछ खाने के लिए मना किया गया, ये आप मत खाइए। उसके लिए स्पेसिफिकली मैंने ऐसे पेशेंट्स को वही चीज खिलाया है जिसकी वजह से उसको एलर्जी हो रही है। आप समझ रहे हैं? देयर इज ए स्पेसिफिक प्रोसीजर by which we can develop the immunity or adaptability in the individual concerned. So there will be no contraindication of any diet in particular substance. अभी बचाइए, तो आप हमारा मेल लीजिए, आप अपने कम्युनिकेशन करिए और मैं आपको उससे मुक्ति दिला दूंगा। हेलो, आप सब खा पाएंगे। हेलो, यस यस, ये ऑडिबल। हेलो जी मैम, आप अपने प्रश्न सीधे पूछें, आपकी आवाज आ रही है। हैंड रेंज का ऑप्शन दीजिए, हैंड रेंज का। जब वो फुटबॉल खेलता है उसको फुट ड्रॉप की प्रॉब्लम हो जाती है। इसकी प्रॉब्लम हो जाती है, फुट ड्रॉप की प्रॉब्लम हो जाती है, अंगूठा थोड़ा सा चलना बंद कर देता है। देखिए, आपको इसके लिए एक हमारी स्पेसिफिक थेरेपी है, पंचकर्म, फ्रॉम व्हिच प्लेस यू बिलोंग। हेलो सर, आप कहां से बोल रही हैं? फुट ड्रॉप वाली प्रॉब्लम कहां से? मैं आपको वो देता हूं। प्रॉब्लम जो बताई वो कहां से बोल रही हैं? हेलो हेलो, मैं, हाँ यस यस। हाँ सर, मैं भोपाल से बोल रही हूँ सर। मेरे फादर को किडनी की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा है, अभी अप्रॉक्स 7 हो गया था। Whether he is diabetic? He is diabetic? Yes sir, he is diabetic also. हाँ, तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो रही है और उनको जो है अभी डायलिसिस बताया किसी डॉक्टर ने। डायलिसिस शुरू हुआ क्या? ट्रीटमेंट चला है अभी तो। हाँ, तो आप ऐसा है कि अपना रिपोर्ट भेजिएगा, हम आयुर्वेद दवा से क्रिएटिनिन कंट्रोल होने की कोशिश करेंगे, आपकी डायलिसिस बन जाएगी, ठीक है? आप मेल करिएगा। हाँ
हेलो यस सर, मैं डॉक्टर प्रतिभा एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ सर। एक नींद नहीं आ रही है मुझे रात में, जैसे बिल्कुल निश्चिंत होकर सो नहीं पाती हूँ। हाँ, आप ऐसा करिए, कैप्सूल वो आता है हमारा तगर, मैंने बताया तगर, और मानसियाद क्वाथ मिलेगा मार्केट में। मानसियाद क्वाथ, हाँ, मानसियाद मीन जटा मानसी का आता है। मानसियाद क्वाथ 4 चम्मच बराबर पानी मिला के रात को सोते समय लीजिए, आपको साउंड स्लीप आएगी। कौन सी कंपनी सर? ये आपके सांडू फार्मास्यूटिकल्स, SANDU। जी सर। सर आपको मेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं क्या? मेल पे कर सकते हैं कांटेक्ट। जी सर, थैंक यू। हाँ जी, हेलो, हाँ बोलिए जी। सर बहुत से प्रश्न आ रहे हैं, सबका जवाब देना मुश्किल है सर। आपकी अनुमति हो तो मैं आपका मोबाइल नंबर शेयर कर दूं ग्रुप में सर। नहीं, मोबाइल नंबर जो है एक्चुअली रेस्ट्रिक्शन है मोबाइल में। ओके सर, सवेरे से लेकर शाम तक प्रोग्राम्स रहते हैं, वेरी डिफिकल्ट। ईमेल आईडी सर, मेल आईडी ओके सर, ईमेल आईडी मैं शेयर कर दूंगा सर। सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध है कि आप लोग, ये लंबा सेशन चल गया है। हेलो जी, मैं पूछ लें आप? हाँ बोले आप। हेलो जी बोले आप, प्रश्न पूछे। बोले। सर मेरा क्वेश्चन है कि फॉर बेटर कंसंट्रेशन मुझे क्या करना चाहिए? आई एम ए रिसर्च स्कॉलर। नहीं, आपके ऑडिबल नहीं, क्या बोले हैं? हेलो, हाँ बोले। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बेटर कंसंट्रेशन के लिए इन स्टडी क्या करना चाहिए? नहीं, आपकी आवाज फिर डिस्टर्ब हो रही, फिर बोले। बेटर कंसंट्रेशन इन स्टडीज, पढ़ने में अच्छा ध्यान लगाने के लिए क्या करना चाहिए? मैंने 4 वेद रसायन बताए। टैबलेट मेमोडिन नोट करिए, टैबलेट मेमोडिन, MEMODIN, मेमोडिन 2 टैबलेट सवेरे 2 शाम को खाइए। इसमें ब्राह्मी, संस्कृत, चारों चीजें हैं। और अभ्यास करिए कंसंट्रेशन मेडिटेशन का। जय सर, आह्वान कर लें आप। जय सर। गुड आफ्टरनून सर। हेलो बोले। हेलो सर, गुड आफ्टरनून बोलना था। हेलो बोले सर, मुझे ना प्रॉब्लम है, डीवीटी है मुझे क्रॉनिक। मेरे को वेरिकोज डीवीटी सर, थ्रोम्बोसिस है मेरे पैर में ना लेफ्ट। और उसके बाद फिर मुझे वेरिकोज भी हो गया। वेरिकोज का मैंने स्ट्रिपिंग ऑपरेशन भी करा लिया। 1 साल के बाद वो रीअपीयर हो गया कुछ, और वेट गेन भी हो गया, अबाउट 85 kg हो गया अब। राइट। या कुछ मुझे ऐसा बताओ कि सर ये मतलब वेरिकोज मतलब कम हो जाए थोड़ा, पर प्रॉब्लम बड़ी होती है। कम होगा। आप हमारा नंबर मेल ले लीजिए, रिपोर्ट्स भेजिए, हम आपको। हेलो सर, उस टाइम में आ गया था एक संतोष जी। हेलो जय सर, आवाज आ रही है आप मेरी? हेलो नमस्कार। संतोष जी कहेंगे, आपका नाम लेंगे आप? नमस्कार। हेलो जी पूछे आप, बोले आवाज आ रही है? आप बोले। सर थायराइड पेशेंट्स के लिए भी आपके पास में कुछ है क्या, कि वर्क एफिशिएंसी इतनी कम क्यों हो जाती है इनकी? थायराइड डिसऑर्डर्स के साथ में वर्क एफिशिएंसी कम क्यों हो जाती है? हेलो I am asking your TSH value. Sir, it's about 10. So it can be declined with Ayurvedic medicine. ठीक है? But why work efficiency क्यों कम हो जाती है? That is the main question. Thyroid directly affects all the enzymes of hepatic region. That's why the patient is having quite that is effect of the कहना चाहिए आपको, जो आपको मैलेज होगा, आलस आएगा, वजन बढ़ेगा, ठीक है, अलर्टनेस कम हो जाएगी। तो उसमें आयुर्वेद दवाइयां ले सकते हैं आप, आराम मिलेगा। थैंक यू। आप रिपोर्ट भेजिए अपने, ठीक है? थैंक यू। सर मैं दिमाग से क्या बोल रहा हूँ? हेलो। हाँ देखिए, ऐसा है कि ये सारी चीजों का मैं बिना आपके रिकॉर्ड देख के कुछ नहीं बता पाऊंगा, ठीक है? हेलो सर, ये दिमाग से क्या बोल रहा हूँ, 2 वाला सर जब भी मैं फुटबॉल खेलता हूँ तो मेरे फ्रंट फुट ड्रॉप हो जाता है राइट लेग में, अंगूठा चलना बंद हो जाता है। हेलो तो सर इससे आपको आप भी रिपोर्ट्स देखिएगा, आपको आराम मिलेगा, दवा से ठीक हो जाएगा, ठीक है? हाँ जी। देखिए चिंता स्ट्रेस मस्ट बी देयर और सिंसियरिटी, बट डिस्ट्रेस कम करना है तो डिस्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन करिए, योग करिए, अनुलोम विलोम करिए, और साथ में हमारी एक दवा है, उसे कहते हैं स्ट्रेस कॉम, अश्वगंधा,
अश्वगंधा का प्रयोग करिए तो आपको काफी मदद मिलेगी, ठीक है? अश्वगंधा, हेलो, कट डाउन द एंजाइटी लेवल, एंजाइटी लेवल स्ट्रेस अश्वगंधा वेरी कॉम्प्लिकेटेड। संतोष जी आप सुन रहे हैं? संतोष जी स्ट्रेस एंजाइटी अश्वगंधा। अरे संतोष जी अभी खानसून गया सर एक प्रश्न का जी हेलो, आप सुन रहे हैं हमको? अरे शॉक की व्यवस्था। हेलो सर, आप सुन रहे हैं हमको? हाँ सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको कोई भी रिपोर्ट शेयर करना है तो आपका मेल एड्रेस वगैरह या नंबर तो मिल पाएगा? नहीं, नंबर वगैरह नहीं, आपको मेल पे करिएगा। सर मेल आईडी क्या है? तो मेरी आवाज आ रही संतोष जी? भैया तो कर दिया, बताइए नंबर। हेलो हेलो, हाँ संतोष जी। जी सर आप बोले, सर आप बोले। आ रही मेरी आवाज? संतोष जी हाँ मेरी आवाज आ रही, पहुंच रही? हाँ सर आप बोले सर। जगह सर आप ऐसा है कि सभी नेक्स्ट सेशन मेरा इंटरनेशनल वेबिनार लगा हुआ है ग्वालियर। एक मिनट, मेरे जितने भी प्रतिभागी साथी आज हैं, आप सबसे मेरा एक विनम्र निवेदन है कि सबकी बहुत सी जिज्ञासाएं हैं, बहुत से प्रश्न हैं और ये सेशन बहुत लंबा चलेगा। सर को कहीं और जाना है, इंटरनेशनल वेबिनार में सर को बोलना है, सर के पास बहुत कम है, तो सर का मेल हम भेज सकते हैं और सर से फिर टाइम लेके, सबसे अपॉइंटमेंट लेके और सर से बात कर सकते हैं किसी भी विषय पे। मैं सारे प्रतिभागियों की ओर से सर का थैंक यू कहना चाहता हूँ। सर आपने, मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज थे, इसमें से कुछ लोग जरूर होंगे जिन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा को अब तक नहीं अपनाया होगा, लेकिन आज के बाद लोग अपनाएंगे जरूर। आपने सबके दिमाग में ये भर जरूर दिया है, स्थापित किया है आयुर्वेद को उन लोगों के मन में जिन लोगों के स्वास्थ्य पे कम था या नहीं था अब तक, और ये आप बहुत लंबे समय से कहे आ रहे हैं। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें लोकल के लिए वोकल बनना होगा, आपने भी उसको रेखांकित किया कि केवल हमें खरीदारी में ही नहीं, अपनी दिनचर्या खान पान में भी लोकल बनना होगा। हमें बर्गर पिज्जा से हट के अब फिर दतुवन करना होगा, हमको अपनी दिनचर्या को बिल्कुल लोकल बनाना होगा। हम अब विदेश दिनचर्या में नहीं सर्वाइव कर सकते बहुत लंबे समय से, हम इंडियंस हैं और इंडियंस की तरह हमें रहना सीखना होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने महाविद्यालय की ओर से, प्रिंसिपल मैम की ओर से और सारे प्रतिभागियों की ओर से आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि इतने व्यस्तम समय में से आपने हमारे लिए समय निकाला। और निश्चित रूप से हम लोग 25 साल के ऐसे युवा से मिल रहे हैं जो 40 साल का एक्सपीरियंस होल्डर है, इसमें कोई संदेह नहीं सर। जैसा कि आपने कहा कि आप 65 साल के नहीं है बल्कि 25 साल के हैं और 40 साल के एक्सपीरियंस होल्डर है, इसमें कोई संदेह नहीं। और साथ ही साथ मैं सर आपका इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप हमें दे चुके हैं, इतने व्यस्तम समय में हमें समय दिया। मुंशी प्रेमचंद जब थे, उन्होंने, उनके लिए कहा जाता था कि आने वाली पीढ़ी इस बात पे गर्व करेगी कि लोग प्रेमचंद से मिले हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी और हम लोग इस बात के लिए गर्व करेंगे कि हम लोगों ने आपको सुना है और आपसे मुलाकात हमारी हुई है। मैं एक के साथ आपको थैंक यू करना चाहूँगा। आप जैसे लोगों के लिए शेर शायद लिखी होगी कि जहाँ भी रहेगा वहाँ रोशनी फैलाएगा, चिराग का अपना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सादर प्रणाम, धन्यवाद। आप सभी का हार्दिक आभार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो, हाँ आप सभी लोग फीडबैक के रिमार्क के ऑप्शन में जाएं, अपने प्रश्न जो है वहां नोट कर दें। मैं सारा फीडबैक जो है सर को मेल कर दूंगा आपके मेल के साथ। अगर संभव हो सकेगा तो सर अवश्य जवाब देंगे और सर का मेल भी शेयर किया जाएगा। और ये जितना सर ने बोला है इसको अभी आधे घंटे के बाद यूट्यूब पे डाउनलोड कर दिया जाएगा, आप लोग वहां भी देख सकते हैं। कोई बीच में छूट गया होगा कोई पॉइंट तो जो है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों ने रिकॉर्ड बना दिया, मोर देन 1200 पार्टिसिपेंट जो आज हमारे इस वेबिनार में पार्टिसिपेट किए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।